Dear students, welcome back. Yes, after a gap, one of the best paper I have solved in recent times. बहुत अच्छे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन लेकर के मैं आया हूँ और ढेर सारे इंफॉर्मेशन के साथ में एक्सप्लेनेशन एंड एक तरह का नॉलेज को बढ़ाने के कवायद पॉलिटिकल साइंस में इस पेपर के थ्रू मैं चर्चा कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल सेट की ये पेपर है 2024 की। मैं सभी उन स्टूडेंट को जिन्होंने मुझे ये दिया है, क्योंकि बहुत समय पहले दिया है इसलिए मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 की ये पेपर है। चलिए यूजीसी नेट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये यूजफुल होगी। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यदि आप फाउंडेशनल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि सीयूईटी पीजी यूजीसी नेट और सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। सबसे पहले तो कई स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर मैं यूजीसी नेट एग्जाम दे रहा हूँ, ये फाउंडेशन बैच क्यों उपयोगी होगा? इसलिए क्योंकि इसमें यूजीसी नेट के 100% एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं लाइव, आपके साथ में सॉल्व करता हूं। और ये सॉल्यूशन सिंपल नहीं है, उसमें आप स्किल लर्न करते हैं इन ए ग्रुप कि कैसे इस तरह के एमसीक्यू को सॉल्व करें, वो भी थीम वाइज। उसके पहले उसके पूरे लेक्चर होते हैं, बोथ रिकॉर्डेड एंड लाइव, एंड ढेर सारे मटेरियल। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स और मटेरियल आपको इसमें मिलती है। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर एट paulsciencehelp@gmail.com। ये मैं कह रहा था कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स किंडल वर्जन में है। अब तक मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं किंडल वर्जन को एस कर लिए होंगे, वो ऑनलाइन के। तो आप लोग बहुत मास्टर हो, आप लोग यंग हो, लेकिन मोबाइल पे मत पढ़ना, टैब या सस्ते लैपटॉप पे पढ़ने की कोशिश करना यदि आप महंगा नहीं ले सकते हो तो। ये बुक्स जो हैं तब तक आप तैयारी कीजिए। आप सीयूईटी पीजी एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, तो आपके लिए एक बेहतरीन वंडरफुल रिसोर्स जो है सीयूईटी पीजी 2026 प्रेप स्टार्ट गाइड है। प्रेप स्टार्ट गाइड ये ट्रू मायने में एक प्रेप स्टार्ट गाइड है, जिसमें कि वो सब कुछ है जो कि 2026 एग्जाम के लिए आपको जानना चाहिए। एग्जाम का स्ट्रक्चर, उसकी सिलेबस, उसके पैटर्न, 5 साल के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल, 3 साल में जो यूनिवर्सिटीज में जो डिफरेंट कट ऑफ गए, जो इधर उधर आप पूछते रहते हो, वो वहां पे दी गई है। और उसके बाद 500 से ज्यादा जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए सीयूईटी पीजी में, उसकी ऐसी एनालिसिस जो कहीं आपको नहीं मिलेगी, और इतनी इंफॉर्मेशन जो कहीं नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, केवल उन क्वेश्चन को भी यदि आप देख लोगे ना, तो आप सीयूईटी पीजी के अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो फैक्ट कितनी बार ही रिपीट हो गए हैं सिलेबस में। तो ये बुक को आप नॉमिनल कॉस्ट पे ले सकते हो। यूजीसी नेट यदि आप सीयूटी पीजी दे रहे हो तो इस गाइड को तो लिए बगैर आपको सीयूटी पीजी देना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सर क्या ये गाइड को आप रिवाइज करेंगे? इसकी जरूरत नहीं है। मैं जितना रिवाइज करूंगा उतना ही गाइड बल्कि होता जाएगा। अभी इसमें बहुत सुंदर सुंदर फैक्ट है। क्यों आप चाहते हो कि मैं और अधिक फैक्ट दूं और आपके दिमाग को बोझिल करूं? क्योंकि और अधिक फैक्ट ही तो देंगे, सिलेबस तो चेंज हुई नहीं है। तो चलिए आप सीयूटी पीजी गाइड जो अभी जिस फॉर्म में है, जो पिछले साल रिवाइज हुई है, उसको आप यूज कीजिए। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो ये बुक के बगैर आप बिल्कुल अधूरे हैं। यूजीसी नेट एग्जाम गाइड और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस तो आपको हर एग्जाम के लिए, चाहे सीयूटी पीजी दो, चाहे यूजीसी नेट या कोई भी, आपके लिए मदर बुक के जैसा आप लोगों ने इसको बनाया। इसकी जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, सीधा आप क्लिक करके आप जाके खरीद सकते हो। यहाँ पे डियर स्टूडेंट याद रखना एक बात को, कि आप यदि इस बुक को खरीदते हैं तो ये सवाल आपके जहन में आएगा कि मैं उसको पढ़ूं कैसे। उसके लिए किंडल जो ऐप है, जो फ्रीली अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें जो लॉगिन आप करेंगे वो वही यूजर आईडी और पासवर्ड से कीजिए जिससे आपने अमेजन में बुक खरीदा है। दोनों अलग अलग होने पे आपको नहीं दिखेगा। वहाँ लाइब्रेरी लिंक होता है किंडल ऐप में, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी बुक दिखेगी, जो भी आप बुक खरीदते हैं, और बहुत सारे फ्री बुक भी आपको दिखेंगे वहाँ। उसको डबल क्लिक कीजिए और पढ़िए, और देखिए वंडरफुल दुनिया जो किंडल की है उसमें आप चले जाएंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर के दौर की, और उसके थ्रू कुछ नॉलेज को डेल्टा बढ़ाने की कोशिश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? पहले तो ये भी देखिए ट्रू फॉल्स, इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ने में। मैकियावेली espoused a republican notion of liberty. Espoused मतलब he promoted, advocated, he gave. So Machiavelli gave a republican notion of liberty. आपको पता है A Discourse of Livy या द डिस्कोर्स नाम की जो उनकी बुक है, उसमें वो रिपब्लिकन जो रिपब्लिकन स्टेट जो होती है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसकी वकालत करते हैं। और ये बहुत अलग है उनके बुक, पहले की बुक जो द प्रिंस है, जिसमें कि वो मोनार्की
जो होती है एक तरह का एब्सोल्यूट मोनार्किज्म, उसकी क्या होनी चाहिए स्टेट क्राफ्ट एंड उसके राजा का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, वो बताते हैं कि द प्रिंस और द डिस्कोर्स इतना अलग अलग थॉट पे कि कई लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि इन दोनों में से कौन सा व्यू जो है ज़्यादा ऑथेंटिक है मैकियावेली का। लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखना चाहिए कि मैकियावेली बहुत बड़े समर्थक थे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, और वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत बड़े अधिकारी थे और उनको निकाला गया था जब एब्सोल्यूट मोनार्की आई थी। तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि द प्रिंस जो है एक तरह का सैटारिकल है, वो एक मजाक है मोनार्किकल एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनके दिल के करीब था। सो इट्स ओके, रिपब्लिकन नोशन ऑफ लिबर्टी। हॉब्स अंडरस्टूड लिबर्टी प्राइमरली इन पॉजिटिव टर्म्स। ये तो बिल्कुल गलत है, आपको पता होना चाहिए। हॉब्स जो है निगेटिव लिबर्टी के फादर माने जाते हैं। उनके अनुसार से लिबर्टी क्या था? लिबर्टी वो सब कुछ है जो कानून के अनुसार आप कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा, वो भी सब कुछ है जो कानून में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, साइलेंट है कानून, तो भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन हम आए रिपब्लिकन नोशन ऑफ लिबर्टी, तो जिसको कि बहुत लोग जो है एंशियंट फॉर्म ऑफ लिबर्टी कहते हैं एरिस्टोटल के टाइम से। वो लिबर्टी है जहाँ पे कि एक आदमी या इंडिविजुअल इसमें अपने को फ्री महसूस करता है यदि वो पब्लिक स्फेयर में उसको सेल्फ गवर्नेंस, राजकाज, रूल करने का, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की आज़ादी होती है। मतलब उसको फील होता है कि वो टाउन हॉल में गया, वहाँ पे डेलिब्रेशन किया, कानून बनाने मदद किया, जैसे कि जनरल विल है रूसो का, या एरिस्टोटल के जो सिटीजन का जो अधिकार होता था। तो उस तरह का जो पब्लिक ड्यूटी करने की यदि आज़ादी हो और जो गवर्नमेंट है उसमें एक पार्ट निभाने की यदि आज़ादी हो, तो रिपब्लिकन नोशन ऑफ लिबर्टी है, जिसको कि बेंजामिन कॉन्स्टेंट जो है वो कहते हैं एंशिएंट फॉर्म ऑफ लिबर्टी। सो इसमें क्या होगा कि कौन सा ट्रू है? ओनली वन इज ट्रू। फॉर लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट वंस मेड इज इरिवोकेबल। चलिए इस पे आते हैं बाद में। कॉन्ट्रैक्ट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कॉन्सेंट, ये उनकी कॉन्सेंट थ्योरी है। वो ये कहते हैं कि ऐसा थोड़ी है कि हर जनरेशन में हम कहेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हमें कॉन्सेंट देते हैं या सहमति देते हैं, ऐसे नहीं है। हम मान लेते हैं कि हमारे पूर्वजों ने यदि कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हमारी टैसिट कॉन्सेंट है, मतलब कि हमारा चुपचाप रहने में ही कॉन्सेंट है, यदि हम विद्रोह नहीं करते। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सॉरी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉन्सेंट टू विच ईच जनरेशन मस्ट नॉट कंसेंट, कोई जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इन विच मैन गिव अप सम ऑफ द राइट्स दे पोजेस्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर, ये सही है। कुछ राइट, केवल एक ही बेसिकली राइट जो है वो लॉक्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इंडिविजुअल सरेंडर करते हैं, वो राइट है। कैन यू गेस? यस, वो राइट है, राइट टू बी जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर इन वंस ओन केस एंड केसेस ऑफ अदर। इसको वो सरेंडर करते हैं। बाकी जो राइट्स है सब अपने साथ लेकर के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट पुट एन इन टू द लॉ ऑफ नेचर, बिल्कुल ये जो है सही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ ऑफ नेचर के नीचे है, लॉ ऑफ नेचर सुप्रीम है। इसीलिए जो भी एंटिटी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनी है, जैसे सिविल सोसाइटी और स्टेट, वो लॉ ऑफ नेचर से सबऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब कि यही स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, वो इस मायने में कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये तोड़ा जा सकता है यदि गवर्नमेंट, आपको पता है कि उनकी 2 स्टेप कॉन्ट्रैक्ट है। फर्स्ट स्टेप में जो है सिविल सोसाइटी बनती है और सेकेंड स्टेप में जो है गवर्नमेंट। जो उनका सेकेंड स्टेप कॉन्ट्रैक्ट है ये बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। कभी भी यदि गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी एक्ट करे तो उसको उखाड़ फेंक सकती है जनता और फिर से नई गवर्नमेंट बना सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। द पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न इनलाइटनमेंट वॉज डेवलप्ड बाय, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे एंटोनियो ग्राम्स्की दिखते हैं अपने हेजेमनी के लिए, और लेनिन तो आपको पता है कि ये बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के फादर थे, और ये जो है इम्पेरियलिज्म कैसे लाती है कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी वो बताते हैं। आंड्रे गुंडन फ्रैंक इज नोन एज ए डिपेंडेंसी थ्योरी थिंकर, और उन्होंने एक नारा दिया था डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो एक ही बच जाता है जो कि इससे जुड़ता है, और वो है एडवर्ड सेड। एडवर्ड सेड फिलिस्तीन के थे, वही फिलिस्तीन अभी जहाँ पे की लड़ाई चल रही है, और उन्होंने एक बुक लिखा था ओरिएंटलिज्म 1978 में। इसमें उन्होंने ये कहा था कि वेस्टर्न जो इनलाइटनमेंट है
उसका एक एस्पेक्ट ये है कि वो ईस्टर्न नॉलेज को नीचा दिखाते हैं। वो ओरिएंटल नॉलेज मतलब जो ईस्टर्न नॉलेज है उसको इसलिए नहीं वो समझने की कोशिश करते हैं कि वो एक्चुअली समझ पाएँ कि वेस्टर्न नॉलेज के कंपैरिजन में ईस्टर्न नॉलेज कैसा है, बल्कि वो इसलिए समझते हैं कि एक बाइनरी क्रिएट कर सकें कि वेस्टर्न नॉलेज ऊपर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऊपर और ओरिएंटल सिविलाइजेशन नीचे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बाय द वे ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन बोलते हैं और ईस्टर्न को ओरिएंटल। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग फिलोसफर अकॉर्डिंग टू देयर टाइम सीक्वेंस। ये आपको लगेगा कि वाओ मैं कैसे मतलब इस तरह क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। वाओ तो वर्ड गलत है, मतलब आपको लगेगा हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये क्यों याद रखें। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है इसके ऑप्शन के चलते, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जीन बोदिन जो है ये मॉडर्न काल के हैं, कुछ 1500 कुछ में ये लिखते हैं। तो इसमें से सभी जो है ना सब या तो मेडिवल काल के हैं, एंशियंट काल के हैं। सेंट अगस्तीन 4th-5th सेंचुरी बीसी में लिखते हैं, ये तो रोमन काल में थे। मार्शल de पाडुआ जो हैं वो मेडिवल काल के थिंकर माने जाते हैं, ये और थॉमस एक्विनास। इसका मतलब है जीन बोदिन से अंत होता हुआ होना चाहिए और एक से अंत। और आप देखिए केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें जी बोदिन से अंत हो रहा है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन सही है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। चलिए पढ़ते हैं एडजेसेंट रीजन। फॉर जेएस मिल, विल इज द बेसिस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द स्टेट। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। और इसको एक लाइन में यदि कहें तो विल क्या है, जो अगेन आपको वो जनरल विल जो है रूसो का वो याद आना चाहिए। मतलब जो सारे जो जनता है उसका जो एक निचोड़ यदि आप लीजिए कि वो क्या चाहती है, उसके डिजायर क्या है, तो वो विल है। और वही बेसिस बनती है इंस्टीट्यूशन और स्टेट के लेजिटिमेसी का। विल इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन नंबर, जो रूसो भी कहते हैं, कोई अर्थमेटिक नहीं है कि सबका हायर विल को जोड़ दीजिए। इट हैज़ ए क्वालिटेटिव फाउंडेशन। ये क्वालिटेटिव है, मतलब जब सब अल्ट्रिस्ट, सब जो है उदार भाव से पूरे समाज के कॉमन गुड के लिए सोचते हैं, तो उस विल का जो सम्मिश्रण होता है, जो सिंथेसिस होता है, वो विल है। तो ठीक है, ये दोनों सही है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि थोड़ा भी यदि एक्सप्लेन करें तो ए को ही टिक मारिए। 6 नंबर देखिए, एरिस्टोटल इज जस्टिफिएबली कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये ट्रू है, वी ऑल नो। एरिस्टोटल क्रिटिसाइज प्लेटोस आइडियलिज्म। ये भी ट्रू है, क्योंकि उन्होंने काटा था कई, जैसे कि उनके थ्योरी ऑफ फॉर्म को उन्होंने जो है एक तरह से चेंज कर दिया था। उनकी जो थ्योरी ऑफ स्टेट थी उसको भी एरिस्टोटल ने नहीं माना था। वो काफ़ी ज़्यादा उसके कंपैरिजन में, अपने गुरु के कंपैरिजन में ही वॉज वेरी मच प्रैग्मेटिस्ट, वेरी मच इम्पेरिकल। वैसे तो नॉर्मेटिव फिलोसॉफिकल ही इनका अप्रोच रहा, लेकिन यदि प्लेटो के रेस्पेक्ट में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा उनसे प्रैग्मेटिक दिखते हैं। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये इसको इसीलिए इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है क्योंकि साइंस बनाने की उन्होंने कोशिश की, आइडियलिज्म को कट करने का मतलब ही साइंस होता है। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने इम्पेरिकल और एक प्रैक्टिकल बेसिस पे पॉलिटिकल थ्योरी को समझने की कोशिश की, पॉलिटिकल फिनोमेना को समझने की कोशिश की, लाइक उनके जो 6 आइडियल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए ठीक है, दोनों हो सकता है। हु रिप्रेजेंट द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थॉट। ये क्वेश्चन को मैं बोलूँगा कि ये एक तरह से गलत क्वेश्चन है। उसका कारण है कि हाना आरेंट, इन्होंने सही आंसर मारा होगा क्योंकि ये सब तो फेमिनिस्ट थे ही नहीं, लेकिन हाना आरेंट जो है कभी फेमिनिस्ट नहीं मानी जाती। इनका जो कैनवास है इतना बड़ा है कि इनको आप एक फेमिनिस्ट थिंकर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी चलिए आपको यहाँ पे एक ही थिंकर है जिसको आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं। Which of the following is are not the grounds for of disqualification for being elected as an MP in India? MP यदि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं एज पर आर्टिकल क्या है 102(1) है, चेक कर लीजिएगा। तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब ये होता है कि जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं, उस तरह का जितना भी इंगेजमेंट होता है उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा एमपी बनने के लिए, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। तो ये तो सही है, मतलब ये ग्राउंड है। इफ द पर्सन हैज वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, तब भी वो एमपी नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये भी सही है। इफ ए पर्सन इज सो डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। यदि आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो एमपी आप नहीं रह सकते हैं, ये आर्टिकल 100(2) है। इफ द पर्सन हैज बीन डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ऐसा अभी कुछ नहीं है, लेकिन
अभी अब एक बिल आई है 130th, और उसमें यह है कि यदि आप डिटेन कर दिए जाते हैं किसी भी अपराध में 30 दिन से ज़्यादा कर दिए जाएंगे तो आप कोई पब्लिक ऑफिस लाइक मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते हैं। एमपी के लिए तो लागू अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस टाइप का प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के लिए आ रही है। अब उसका क्या फेट होगा वो तो बात की बात है। सो इसका सही आंसर है 4, ओनली 4। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अब ये भी इसको देख के आपको लगता होगा कैसे करेंगे, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि कौन कब आया, थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजी का आभास होना चाहिए कि कौन पहले आया कौन बाद में। आपको पता होना चाहिए कि नाटो जो है वो तो लगभग 1900, उसे तो मुझे याद है 1949 में आए हैं, और आसियान 1967 में, और एयू तो बहुत बाद में 2001 या 2 में आता है। तो इस तरह से देखें नाफ्टा 1995, मुझे तो चूंकि याद है लेकिन आपको पूरा याद रखने की जरूरत भी नहीं है। यदि आपको ये पता हो कि इन सब में नाटो सबसे पहले है तो 3 से स्टार्ट होता हुआ केवल 2 ही है, इसका मतलब आपने 50-50 गेम खेल लिया। अब आप देखिए ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से, तो एयू और नाफ्टा, यदि आपको ये पता हो कि एयू जो है नाफ्टा के बाद में है, जैसे मुझे पता है, तो आप आराम से इसको ठीक मार सकते हैं। Which one of the following is not true? Interest group do not contest election. True. They do not. वो इलेक्शन को लॉबिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हैं, बट खुद इलेक्शन में भाग नहीं लेते। यही बेसिक डिफरेंस है इंटरेस्ट ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में। पॉलिटिकल पार्टी सर्व एज एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। कैसे आप पॉलिटिक्स को समझते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज आपको ट्रेन करते हैं, सोशलाइज करते हैं। अपोजिशन पार्टी डू नॉट बाइकआउट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, ये बिल्कुल गलत है। अपोजिशन पार्टी डू बाइकआउट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। और आपने कितनी बार देखा होगा कि संसद का बहिष्कार करते हैं, बाइकआउट करते हैं, निकल जाते हैं अपोजिशन पार्टीज। तो सी जो है आपको ऑप्शन मिल गया जो कि रॉन्ग है। इसका मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए जो अभी अजीत डोवाल हैं, रिपोर्ट्स टू द पीएम ऑफ इंडिया। ओके। Who contributed significantly to the comparative study of social revolution? यदि एक नाम आप लीजिए सोशल रिवॉल्यूशन का कंपैरेटिव स्टडी, तो आपको पता होना चाहिए थेडा स्कॉकपोल। थेडा स्कॉकपोल की जो ये बुक है स्टेट एंड सोशल रिवॉल्यूशन, एक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फ्रांस, रसिया एंड चाइना, ये इसका बुक का पूरा नेम भी पूछा जाता है 1979। यहाँ गायत्री स्पिवाक दिखती हैं, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, जो कि सबअल्टर्न थ्योरी की थिंकर हैं। उन्होंने बुक लिखा था वेरी फेमस, कैन द सबअल्टर्न स्पीक, पूछा जाता है। रोजा लग्जमबर्ग है जो कि एक ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट हैं, इनकी हत्या हुई थी अभी, जस्ट जान लीजिए एज ए टिटबिट। रोजा लग्जमबर्ग ने बहुत सारी बुक लिखी है, उसमें एक जो बुक है द अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, वो बहुत फेमस है। सैला बेन हबीब दिखती हैं, इनकी जो 2 बुक यहाँ मैंने दिया है, क्रिटिक नॉर्म एंड यूटोपिया एंड सिचुएटिंग द सेल्फ, सैला बेन हबीब, जो कि आप कह सकते हैं फेमिनिस्ट। ये जो मैच करना है ये सब जो है इलिटिस्ट थिंकर है, मतलब इलीट थ्योरी के थिंकर हैं, सब ने अपनी अपनी बातें कही है, और ये इतना फेमस है कि बहुत आसान है, सब एक से ही काम चल जाए। पैरेटो जो इटालियन, अधिकतर इसमें से इटालियन है, विल्फ्रेड पैरेटो, इन्होंने एक बुक लिखी थी द माइंड एंड द सोसाइटी, ए ट्रीटीज और जनरल सोशियोलॉजी, एक सोशियोलॉजिस्ट थे। तो ए का 3 से ही आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। 1 जो है इसमें दोनों में डी का है, इसका मतलब डी का 1 होगा। एमिल दर्खाइम जो है, रूल ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड। एमिल दर्खाइम जो है एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सुसाइड और एनोमी इस टाइप की जो है फिनोमेना को एक्सप्लेन किया है। तो अब 2 बचते हैं। रॉबर्ट माइकल जो है, ही इज़ नोन फॉर आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। इस बुक में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्किकल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। सो बी का 2 होगा, बी का 2 इसमें है। तो इसका मतलब है कि गैटेनो मोस्का ने जो बुक लिखा है रूल ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड, इन्होंने रूलिंग क्लास की बात की है, पॉलिटिकल फार्मूला की बात की है एज ए पार्ट ऑफ द एलीट थ्योरी। और पढ़ लीजिएगा। ये भी जो मैच करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ग्राहम वालास जो है फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी लेके आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ह्यूमन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स नाम के बुक से, 1908 की शायद बुक है, चेक कर लीजिएगा, मेमोरी से बोल रहा हूँ। बी का 3, तो बी का 3 से ही आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। अब देखिए आलमंड एंड पावल इज नोन फॉर दिस बुक, ये इतनी महान बुक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच, आलमंड एंड पावल। तो सी का 4 और सी का 4 जो है केवल इसी में है, तो आपका काम हो जाता है, इसको बाकी पढ़ लीजिएगा। चार्ल्स मरियम यहाँ पे दिखते हैं, जो फादर ऑफ
बिहेवियरल रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस माने जाते हैं। शिकागो स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के ये फाउंडर थे, इनके ही शिष्य थे हैरोल्ड लैसवेल, डेविड ईस्टन एंड हर्बर्ट साइमन, बहुत बड़े बड़े थिंकर इनके शिष्य रहे हैं। तो चार्ल्स मरियम ने बुक लिखा था 1925 में, लिखा था ह्यूमन नेचर इन न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। जान लीजिए बस। मेट्रोपॉलिटन एरिया इन आंडर गुंडन फ्रैंक थ्योरी क्या थे? मेट्रोपॉलिटन एरिया उनके लिए कोर थे, जो इमान वॉलस्टीन के वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में कोर कहलाते हैं, वही मेट्रोपॉलिटन एरिया थे। मेट्रोपॉलिटन एरिया यदि आज के वर्ल्ड में बोले तो यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, कोर है, और बाकी जो दुनिया है, इंडिया, अफ्रीका, एशिया, वो जो है पेरीफेरी है। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है ना तो अंडर डेवलप्ड थे, ना अनडेवलप्ड थे, तो कोई नहीं है इसमें से, ये डेवलप्ड एरिया थे। Which one of the following federal system was taken as a model by केसी वेयर? आपको पता है केसी वेयर ने इंडिया को क्वाज़ाई फेडरल सिस्टम करार दिया था। ये इतने एग्जाम में पूछा जाता है, इतने एग्जाम में। तो इनके लिए जो आइडियल फेडरलिज्म था वो अमेरिकन फेडरल सिस्टम था, उन्हीं के कंपैरिजन में ये इन्होंने इंडिया को क्वाज़ाई फेडरल कह दिया था। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या है? जहाँ पे कि आप सोसाइटी के नज़रिए से पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो सोशल डायनेमिक्स है उसके नज़रिए से पॉलिटिक्स को समझते हैं, या उल्टा भी। सो इट इज सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स। जो बेस्ट इसका जो है इन चारों में यदि आप पढ़ेंगे तो बेस्ट जो है बी है। बहुत सारे थिंकर जो बहुत महान पॉलिटिकल थिंकर हम कहते हैं, वो एक्चुअली पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट थे, लाइक मैक्स वेबर हैं, कार्ल मार्क्स हैं, इमल डर्कहाइम हैं, एलेक्स डे टॉकवेल हैं, सैमर लिप्सेट हैं, मार्टिन रॉबर्ट डेहल हैं, माइकल फूको हैं, जोगन हुर्गन हैबरमास हैं, थेडा स्कॉपोल, ये सब बेसिकली पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं। और इसमें जो सबसे जो प्योर जिसको सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं, लाइक टैलकट पार्सन, इन्होंने भी काफ़ी इफेक्ट किया है। जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और टैलकट पार्सन के फंक्शनलिज्म से ही निकली है। Which of the following each are the characteristic of the new social movement? न्यू सोशल मूवमेंट यदि आप देखेंगे तो जैसे अभी स्टूडेंट की मूवमेंट होती है, ग्रीन मूवमेंट होती है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट होती है, राइट टू इंफॉर्मेशन की मूवमेंट होती है, एंटी करप्शन मूवमेंट होती है, अन्ना हजारे की मूवमेंट एकदम एग्जाम्पल है न्यू सोशल मूवमेंट का। तो उसमें जो है मोबिलाइजेशन जो पीपुल का होता है वो अक्रॉस क्लास, कास्ट, रीजनल, ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर कास्ट की मूवमेंट है, जाट मूवमेंट है, लाइक दैट। इमर्जिंग इशू जो होती है लाइक करप्शन, इन्वायरमेंटल एंड जो 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 LGBT की राइट एंड इस सब पे वो लेते हैं। तो ये भी दोनों ही सही है, न्यू सोशल मूवमेंट। इसको न्यू मिडिल क्लास इसको उठाती है। Who among the following wrote Democracy in America? अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा एलेक्स डे टॉकवेल जो एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने बुक लिखा था डेमोक्रेसी इन अमेरिका इन 1835, जिसमें वो कंपेयर करते हैं डेमोक्रेसी इन अमेरिका वर्सेस डेमोक्रेसी इन फ्रांस, और उसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से वो कहते हैं दोनों डेमोक्रेसी इसलिए इतना डिफरेंट है क्योंकि वहाँ के लोग इतने डिफरेंट है, वहाँ की सोसाइटी इतने डिफरेंट। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है इमैनुअल वॉलस्टीन ने इसको प्रपोज किया था, और ये जो है नियो मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है उससे प्रभावित है। Which of the following amendments of US Constitution laid down due process of law relating to judicial scrutiny of legislative and executive? पहले तो समझिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता क्या है। भारत के संविधान में लिखी हुई है कि आर्टिकल 21 में कि स्टेट जो है किसी भी सिटीजन की जान या किसी भी व्यक्ति की जान जो है बिना किसी ऐसे एक सिस्टम से जो कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब ये फ्रेज लिखा हुआ है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाय लॉ। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से ही हम आपकी जान ले सकते हैं। लेकिन यूएस के कोर्ट में कहा गया ये तो प्रोसीजरल मतलब कि न्याय है, मतलब इसमें है कि जैसा कानून बना हुआ है जान लेने का, मतलब मर्डर की आपको देने की जस्टिस, मतलब जिसको कि बोलते हैं मर्डर पनिशमेंट, तो उस रूल और उस लॉ के अनुसार फेयरली हम उसको फॉलो करेंगे तभी आपको हम जो है फांसी पे लटकाएंगे।
लेकिन बाद में अमेरिका में कोर्ट इस पे भी आ गए कि क्या वो रूल और लॉ अपने आप में सब्सटेंटिवली जो है फेयर है, क्या कहीं रूल और लॉ खुद ही तो अनफेयर नहीं है, तो फिर उसको फेयरली लागू करने का क्या मीनिंग होता है। इसको हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। वैसे यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत जगह बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जो मैंने बताया है उसको गौर कीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। 14th अमेंडमेंट इसका सही आंसर है, ये तो चलिए इधर जानने की बात है। अमेरिका के कुछ अमेंडमेंट लाइक 19th अमेंडमेंट से वहाँ पे जो वुमेन होती है उनको अधिकार दिया जाता है वोटिंग करने का, ये याद रख लीजिएगा। फर्स्ट अमेंडमेंट से वहाँ पे जो है एक्सटेंसिव जो है सिविल लिबर्टीज दी जाती है सिटीजन को, ये सेकेंड अमेंडमेंट से शायद गन राइट्स दिए जाते हैं, ये भी याद रखें। Examine the following statement regarding the media. Print media is witnessing a marginal role in contemporary democracies. ये सही है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर चढ़ के बोलती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया assumes a decisive role. Media is dispassionate and objective in all political system. कभी भी आप मत मानिए, मीडिया ऑलवेज बायस होती है। क्यों? क्योंकि मीडिया आर कंट्रोल्ड बाय इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट ग्रुप। उनका हित जिसमें होता है वही उसके जो एंकर हैं, वही उसके न्यूज़ रीडर, बेचारे वो अपनी नौकरी करते हैं, अपनी जान बचाते हैं। तो उनको कहा जाए कि इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बड़ाई करो, भले ही वो अपने निजी जीवन में उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के विरोध में हो, तब भी उसका गुणगान करेंगे क्योंकि वो उनका जॉब है। इसलिए मीडिया इज़ नेवर डिस्पैशनेट एंड ऑब्जेक्टिव। आप हमेशा इस बात को ध्यान रख करके ही कोई भी न्यूज़ को सुनिए। पता कर लीजिए कि उसका मालिक कौन है, उसकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मालिक की किस तरफ झुकी हुई है, और आप अधिकतर देखेंगे कि मालिक की उस तरफ झुकी होती है जिधर जो है उसको सत्ता दिखता है जनरली। तो 3 जो है उसको काट दीजिए, 3 कभी सही नहीं होगा। तो यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, तो 3 जगह कट गया, तो केवल एक ही आंसर सही बचा, 1 2 4। दैट्स ऑल। 22nd नंबर का क्वेश्चन देखिए, हु डिफाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बहुत ही ऑब्वियस टाइप ऑफ डेफिनेशन है। अब इसको मैं एक अंदाज से बोल रहा हूँ, मतलब मैंने इसको चेक नहीं किया है, बट मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो विथ आलमंड एंड पॉवेल। मतलब क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितने तरह की हो सकता है इन सब पे भी थॉट दिया है, सो आई विल गो विद दिस, बट आई एम लिविंग ए टास्क फॉर यू कि आप चेक कर लीजिए। द एसे पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन किसने लिखा था? पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, साइंस एज ए वोकेशन, ये सब जो है मैक्स वेबर सोशियोलॉजिस्ट की बहुत फेमस आर्टिकल्स और इससे हैं। यहाँ पे सी राइट मिल्स दिखते हैं, इनको आप द पावर इलीट के लिए जानते हैं, द बुक पावर इलीट, रॉबर्ट माइकल, आर एन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, अभी हम लोगों ने देखा। सी राइट मिल अब यहाँ पे आ ही जाते हैं। द पावर इलीट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। बेसिकली इस बुक में वो ये कहते हैं कि अमेरिकन जो पॉलिटिक्स है वो एक ओलिगार्ची जैसा है, या इलीट लोगों के द्वारा कंट्रोल्ड है। उसमें जो इलीट हैं वो 3 हैं। एक हैं कॉरपोरेट हाउसेस, बिजनेसेस, दूसरे जो हैं पॉलिटिकल क्लास, और तीसरा जो मिलिट्री के जो इस्टेब्लिशमेंट है। ये 3 मिल करके वहाँ के पावर इलीट बनते हैं। बाकी तो मासेस तो बस ऐसे ही मुंह देखते रहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब नेशन एज एन इमेजिन कम्युनिटी। इसी नाम की बुक इमेजिन कम्युनिटी 1983 में बेनेडिक्ट एंडरसन ने लिखा था। इमेजिन कम्युनिटी वो नेशन को इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि कितना भी छोटा नेशन हो तब भी हम एक दूसरे मेंबर ऑफ उस नेशन को हम नहीं जानते हैं कि वो हमारे कम्युनिटी के पार्ट हैं, बट वी जस्ट इमेजिन कि दे आर पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी। So that is called imagine community. Nation is a community, of course, a big community in which members don't know each other. They don't hardly interact with each other, but they assume that they belong to the same community. Imagine community. Find out the odd one out. इसमें से यदि आप देखिए तो ये सभी जो है colonial या post colonial थिंक कर रहे हैं। एमिलकार कैब्राल या क्वामे निक्रुमा, लियोपार्ड सेडार सैनगोर। लेकिन ईदी अमीन जो हैं, दादा ईदी अमीन, ये तो एक बेहद भयानक सा ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर थे युगांडा के 70s में, जिनके बारे में अजीब अजीब सी जो है बातें प्रोपेगेंडा में थी कि वो अपने विरोधियों को मार देते हैं और उनका जो कलेजा है वो फ्रिज में रखते हैं, खाते हैं, ऑल टाइप ऑफ, आई डोंट नो ये सच है झूठ है, बट मेनी काइंड ऑफ पिकुलियर थिंग्स वाज एसोसिएटेड विद ईदी अमीन। और ईदी अमीन को हम भारतीय जो है वो भी बहुत बुरे तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मतलब हजारों भारतीयों को युगांडा में, जो कि बहुत ज़्यादा थे जब अंग्रेज़ों का शासन था यहाँ भी युगांडा में,
तो बहुत सारे भारतीय वहाँ पे गए थे काम करने के लेबर के रूप में, उन्होंने एक फॉर्चून बनाया था, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करते थे, उन सबको उन्होंने भगा दिया था युगांडा से, इदी अमीन। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मोस्ट सिमिलर सिस्टम कंपैरेटिव मेथड? ये जो है एक मेथड है कंपैरेटिव स्टडी करने का, मोस्ट सिमिलर और मोस्ट डिफरेंट। मोस्ट सिमिलर में हम करते क्या है कि बहुत सारे सिस्टम जो सभी मायनों में सिमिलर हैं, लेकिन एक मायने में केवल जो है वो डिफरेंट होने से उनका आउटकम जो है डिफरेंट हो जाता है। जैसे इंडिया और कनाडा और ब्रिटेन सभी जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन सब में जो पॉलिटिक्स का आउटकम अलग अलग है, तो किस फैक्टर के चलते आउटकम अलग होता है। इसी तरह मोस्ट डिफरेंट सिस्टम में हम कंपेयर करते हैं केसेस जो कि बहुत डिफरेंट है, ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट में डिफरेंट है, लेकिन एक एस्पेक्ट में जो है वो कॉमन है कि उनका आउटकम सेम हो जाता है। क्यों जो है ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है जो सब में आउटकम को बराबर कर देता है, इसको मोस्ट डिफरेंट सिस्टम बोलते हैं। इस बारे में भी ठीक से पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज द नेचर। तो ये नेचर क्या है, ये एक तरह से एक्सप्लेन करता है, दिस इज एक्सप्लेनेटरी, द मोस्ट सिमिलर सिस्टम एंड मोस्ट डिफरेंट सिस्टम्स। विच कंट्री एग्जाम्प्लीफाइज टोटलिटेरियनिज्म टुडे? कौन बोलेगा कि नॉर्थ कोरिया नहीं? दिस इज नॉर्थ कोरिया, किम जुन उन, यही एक टोटलिटेरियन का भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इलिबरल डेमोक्रेसी जो है, जो कि लिबरल डेमोक्रेसी का जस्ट एंटीथेसिस है, इज नॉट कंपेटेबल विद, उल्टा है लिबरल डेमोक्रेसी का, इज नॉट कंपेटेबल मतलब इट कैनॉट गो विद, कंपेटेबल का मतलब उसके साथ नहीं चल सकता है। तो इलिबरल डेमोक्रेसी में कोई सिविल राइट नहीं हो सकती, ये तो लिबरल डेमोक्रेसी का पार्ट है ना। इलिबरल डेमोक्रेसी, जैसे आप इलिबरल डेमोक्रेसी आप चाइना के डेमोक्रेसी को कह सकते हो, उस टाइप का डेमोक्रेसी यदि उसको डेमोक्रेसी कहा जाए। तो लिबरल डेमोक्रेसी पॉपुलिज्म हो सकती है, पॉपुलिस्ट हो सकता है, जो कि एक पेजोरेटिव टर्म है, इलेक्शंस तो होते ही हैं, करिस्मेटिक लीडरशिप भी हो सकता है, लेकिन सिविल राइट्स लिबरल डेमोक्रेसी में नहीं हो सकती है। द थ्योरी ऑफ पावर एलिट एग्जाम्प्लीफाई द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव, ये हम लोगों ने देखा अभी द पावर एलिट नाम की बुक भी। तो ये जो है किस पर्सपेक्टिव या आइडियोलॉजी के साथ जाता है, लिबरलिज्म को ये काटता है, मार्क्सिज्म से भी इसका कोई नाता नहीं है, और प्लूरलिज्म को तो काटता ही काटता है, इसलिए इन किसी के साथ जो है ये नहीं जाता है, किसी के साथ नहीं जाता है। अब ये तो क्वेश्चन ही वेग है, क्रिटिक ऑफ बोथ लिबरलिज्म एंड प्लूरलिज्म, मार्क्सिज्म के साथ तो नहीं ही जाता है। विच कॉन्सेप्ट, सो यदि एक तरीके से हम कहें तो हम ये कह सकते हैं, मार्क्सिस्ट कह सकते हैं कि मार्क्सिज्म जिस टाइप से कहता है कि चाहे लिबरलिज्म हो प्लूरलिज्म हो सब में ओलिगार्ची हो जाती है, उस टाइप की बात जो है वो इलीट थ्योरी भी कहते हैं। तो यदि आपको मारना हो तो आप मार्क्सिज्म पे कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक विच इवन मार्क्सिज्म में भी जो है इलीट थ्योरी कहता है कि ये जनता का शासन नहीं होता, अल्टीमेटली कुछ ओलिगार्च उस पर शासन करते हैं। विच कॉन्सेप्ट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय माओ? माओ इसमें से मास लाइन के लिए जाने जाते हैं। हेजेमनी जो है वो तो ग्रामिस्ची की नोशन है। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम जो है एरिक फ्रॉम, ये बुक मैंने पढ़ी है, बेहद मजेदार बुक है, आप नेट पे फ्री पढ़ सकते हो। एरिक फ्रॉम जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के उनकी बुक है। लेजिटिमेशन क्राइसिस जो है वुल्गन हैबरमास जो है वो देते हैं कि लेजिटिमेशन जो है कम्युनिकेटिव एक्शन के रैशनलिटी पे बेस होना चाहिए। मास लाइन बेसिकली क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। बेसिकली जनता से हम सुनते हैं, जो सत्ता है वो जनता की तरफ कान दिए हुई है कि क्या जनता कह रही है, और जो जनता कहती है उसको पॉलिटिकली जो है उसको प्रोसेस करके फिर जनता को पॉलिसी और लॉ के फॉर्म में दे देना। एक तरीके का मास लाइन इसी टाइप की बात है जो डेविड ईस्टन कहते हैं अपने सिस्टम थ्योरी में। ये सिस्टम है, ये इनपुट है जो कि डिमांड और सपोर्ट के फॉर्म में आती है, यही मास से आप सुनते हैं, फिर आप पॉलिटिकल सिस्टम में उसको प्रोसेस करते हैं और लॉ और रूल और पॉलिसी के फॉर्म में आप आउटपुट दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड मास लाइन इन फॉर्म ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी बाय माओ, इसको भी पढ़ लीजिएगा। Who has been described as a theorist of superstructure? Of course Gramsci। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कि जो बेस सुपर स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म का वो स्क्यूड है। ये बेस मतलब कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो डिटरमिन करता है जिसके ऊपर की स्टेट है, कानून है, मीडिया है, लाइफ है, लॉ है, या हमारी सोशल लाइफ है, आइडियोलॉजी है, सिनेमा है, थिएटर है, आर्ट है, कल्चर है, ये सब इस पे डिपेंड करता है कि उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या बेस कैसा है। लेकिन ग्रामस्ची ने उसको उलट दिया, उन्होंने कहा कि ये सुपर स्ट्रक्चर में सिविल सोसाइटी होती है।
ये वो साइट है जहाँ पे कि वॉर लड़ी जाती है कि बेस में कौन रूल करेगा, ना कि उल्टा। तो सुपर स्ट्रक्चर के थ्योरिस्ट जो हैं वो ग्रामस्ची हैं। विच थिंकर सॉ सिविल सर्वेंट एज ए यूनिवर्सल क्लास? आई विल गो विथ हेगल। वो इसलिए कहते हैं यूनिवर्सल क्लास क्योंकि उनका मानना था कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो किसी एक क्लास के हित में काम नहीं करते, वो स्टेट के लिए काम करते हैं, और स्टेट सभी क्लास, सभी क्रीड, सभी कास्ट, सब के लिए वो होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव जो है होता है यूनिवर्सल होता है, वो उसके नज़र में सब बराबर हैं। तो जो सिविल सर्वेंट हैं वो यूनिवर्सल क्लास हैं, किसी क्लास को बिलोंग नहीं करते हैं। Which tradition of political theory is represented by the concept of overlapping consensus? यदि आप इसको वेन डायग्राम से दिखाओ तो ओवरलैपिंग कंसेंसस ये होगा। आप सोचते हो कि जस्टिस क्या है, इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, कोई दूसरा कम्युनिटी या व्यक्ति जो है सोचता है कि ये क्या है, लेकिन एक एरिया है जहाँ पे कि दोनों में एक कॉमनलिटी बनती है। इसी टाइप की कंसेंसस की बात जो है जॉन रॉल करते हैं। उनका कहना है कि जब समाज ऐसा होता है तभी जो है एक लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस जो उन्होंने दिया था, वो आ सकता है। यदि समाज इतना डीपली डाइवर्सिफाइड हो कि एक कॉम जो है जो फंडामेंटल वैल्यूज़ रखती है कि जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, राइट्स क्या है, और दूसरे कॉम्स में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो फिर ऐसे समाज में कभी कोई जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रोसीजरल ला ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी उसको नहीं मानेगा। सो इट गोज विथ ओवरलैपिंग कंसेप्शन गोज विथ लिबरलिज्म। जॉन रॉल को याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी आर सेम। एक समय में ये सेम थे। जब लॉक ने पहली बार सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था तो उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी के बीच में। लेकिन अभी जो है पॉलिटिकल सोसाइटी स्टेट और उसके जो अपैरेटस हैं उसका वो पार्ट माना जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंटरेस्ट ग्रुप हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, और सिविल सोसाइटी जो है अलग है पॉलिटिकल सोसाइटी से। ये मार्केट और स्टेट दोनों से अलग है। सिविल सोसाइटी कंप्राइजेज ऑल द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद इन ए सोसाइटी। ये तो सही है, ये एक तरीके से सही है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को ये अकोमोडेट करते हैं। सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी आर सेम, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। सोसाइटी तो बहुत लार्जर है, उसके अंदर में तो इवन पॉलिटिकल सोसाइटी आ जाती है। तो एक तरह से मैं कहूँ तो बी जो है वो सही स्टेटमेंट है, बाकी पढ़ लीजिएगा। Who among the following is not considered an anarchist? We all know कि जो बाकुनिन हैं ये कलेक्टिविस्ट एनार्किस्ट कहलाते हैं। जोसेफ प्रॉधन जो हैं वो म्यूचुअलिज्म के लिए जाने जाते हैं। प्रॉधन वाज फर्स्ट थिंकर जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि मैं एक एनार्किस्ट हूँ। ये भी जो एग्जाम में पूछा जाता है। पीटर क्रोपोटकिन जो हैं वो एनार्को कम्युनिज्म के लिए जाने जाते हैं। तो हेगल को आप किसी तरीके से एनार्किस्ट नहीं कह सकते हैं। इवन यहाँ पे ये भी याद रखिए गांधी जी भी खुद अपने को फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट हेजेमनी? ये हेजेमनी कितनी बार अभी हम लोगों ने सुन लिया, जो ग्रामस्ची लेके आते हैं। हेजेमनी का मतलब ये होता है जो रूलिंग क्लास है किसी सोसाइटी में, यदि वो डंडे के जोर पे नहीं बल्कि आइडियोलॉजी, आइडियाज़ के बल पे यदि वो आधिपत्य जमाता है, दिमाग पे जिनको वो शासन करता है, तो इस तरीके से दिमागी कब्जा जमा लेता है कि जो दबे हुए क्लास हैं, जो डोमिनेटेड क्लास हैं, वो सोचते हैं कि जो डोमिनेट कर रहे हैं क्लास वो हमारे भले के लिए हमें डोमिनेट कर रहे हैं। इस टाइप की जो आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी होती है जिसमें कि आप अपने दुश्मन को भी अपना रक्षक समझ लेते हैं, इसको हेजेमनी का कहा ग्रामस्ची ने। सो इसके बारे में ट्रू क्या है? इट कैन बी लोकेटेड विद इन द सिविल सोसाइटी। ऑफ कोर्स सिविल सोसाइटी वो क्षेत्र है, वो एरिना है, वो मैदान है जहाँ पे कि हेजेमनी लड़ी जाती है। एंड थ्रू लड़ी जाती है बुक्स, थ्रू मूवीज, थ्रू डिस्कोर्स, थ्रू लेक्चर्स, थ्रू ऑल काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल apparatus से लड़ी जाती है। इट इज़ अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट। आप जो है कॉन्सेंट को मैन्युफैक्चर करते हो, जहाँ कॉन्सेंट नहीं भी है वहाँ कॉन्सेंट बना लेते हो। आप अपने डोमिनेटेड क्लास से मनवा लेते हो कि उनके भले के लिए आप उन पर डोमिनेट कर रहे हो। क्या मज़ेदार बात है। लेकिन आपको यदि सोच के लगेगा कि ग्रामस्ची क्या कह रहे हैं तो अपने कास्ट सिस्टम में अंदर झांकिए। हजारों साल तक ब्राह्मण्स ने ये मैन्युफैक्चर किया कॉन्सेंट दलित और पिछड़ी जाति को कि आपका दलित होना और पिछड़ी होना ही आपके हित में है। कैन यू बिलीव?
और इसको कॉन्सेंट बनाया उन्होंने हेजेमनी के थ्रू. दैट इज द सेम प्रोसेस. सो बोथ ए एंड बी ट्रू. द ट्राइडिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या होता है? ट्राइडिक मॉडल, तीन. ट्राइडिक मतलब ट्राई. सो तो इसको मैं जाऊंगा इसके साथ में, मे बी किसके साथ में जा सकते हैं? ट्राइडिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस. ये हाईली हाईली कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यदि आप इकोनॉमिक गवर्नेंस देखो वर्ल्ड में तो ट्राइडिक मॉडल है वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO. तो ये भी सही है, ये तो चलो ठीक गलत है. डिसीजन मेकिंग जो स्टेट, मार्केट, सिविल सोसाइटी में जो थी उसको भी कह सकते हैं आप. जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी जो तीन ऑर्गन में डिसीजन मेकिंग होती, गवर्नेंस होती, उसको भी कह सकते हैं. बट आई विल गो हेयर विथ इकोनॉमिक गवर्नेंस मॉडल, बट आपके लिए छोड़ जाता हूँ. Who among the following thinkers is a key advocate of multiculturalism? We all know कि भीखू पारेख, जिन्होंने की एक बुक लिखी थी रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, वो बेसिकली उन्होंने जो लिबरल थ्योरी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म विल कैमेलिका की थी, उसको उन्होंने एक तरीके से क्रिटिक किया था अपने इस बुक में, जहां वो कल्चरल डाइवर्सिटी की ज़्यादा बात करते हैं. Which theory stipulates that citizens are self-interested actors whose decisions fulfill their own needs and wants? तो ये जो बेसिकली इसका मतलब होता है रैशनल चॉइस थ्योरी, जो इकोनॉमिक्स से आती है, जिसमें कि ये माना जाता है कि जो पॉलिटिकल एक्टर है या कोई भी जो है इंडिविजुअल एक रैशनल एक्टर है, वो अपना भला बुरा समझता है और उसका अल्टीमेट एम होता है अपने यूटिलिटी या प्रेफरेंस को मैक्सिमाइज करना. रैशनल चॉइस थ्योरी. उसी से जो है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी निकाला था एंथोनी डॉन्स ने. इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी which is guided by the rational choice theory. Which of the following was mentioned by गांधी? गांधी ने ड्रेन थ्योरी नहीं किया था. ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है दादा भाई नौरोजी, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स माने जाते थे. सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ सोसाइटी नहीं. सत्याग्रह ऑफ कोर्स गांधी जी का अपना कॉन्सेप्ट था. रेडिकल ह्यूमनिज्म जो है MN रॉय के साथ जाता है. मैच करना है, बेहद आसान होना चाहिए. नेहरू जी को हम मिला सकते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से. क्यों समझिएगा, क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है वो थिंकर थे फेबियनिज्म के. फेबियनिज्म यदि आपको समझना हो तो एक तरह का ग्रेजुअल लिबरल सोशलिज्म जो इंग्लैंड में बनी, ये थी तो उसमें सबकी समानता, इगैलिटेरियनिज्म, गरीब गुरुआ, सबअल्टर्न क्लास को भी आगे आना, लेकिन इट वाज वेरी मच अटैच्ड टू लिबरलिज्म, जिसमें कोई रिवॉल्यूशन नहीं होना है. इंटेलेक्चुअल के गाइडेंस में स्लो चेंज से हम जो है सोशलिज्म लाएंगे. इट वाज ए काइंड ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, और जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित हुए थे उससे, फेबियनिज्म से. कौटिल्य विल बी कंपेयर्ड विथ मैकियावेली. गांधी जो है ये बहुत प्रभावित हुए थे हेनरी डेविड थोरू के सिविल डिसोबीडियंस की बुक और उनके इस थॉट से भी. और E.H. कार जो हैं वो मॉडर्न टाइम में थ्यूसिडाइडस माने जाते हैं. जैसे थ्यूसिडाइडस ने पेलोपोनेसियन वॉर नाम की एक हिस्ट्री लिखी थी, वैसे E.H. कार ने 20 ईयर्स क्राइसिस लिखा था. मैच कर लीजिएगा. इनफैक्ट एक से भी हो सकता है. सी मान लीजिए 1, तो सी का 1 से ही हम 50-50 गेम खेल लेते हैं. ऐसे भी आप कर सकते हैं. Who used the term derivative discourse in the discussion of nationalism in colonies? अब बेसिकली चलिए इसका आंसर जाने से पहले ये जानिए कि डेरिवेटिव डिस्कोर्स का क्या मतलब है. डेरिवेटिव का मतलब होता है नॉट मेन. जैसे मान लीजिए कि आप यदि स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोहा, तो आपको पता है एज ए डेरिवेटिव जो है आप सीमेंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो उससे गंदगी निकलती है, स्लैग निकलती है, जो एक तरह कचरा होता है, उससे सीमेंट बनता है. तो इस तरह की जो डेरिवेटिव होती है, जैसे कि आप शेयर मार्केट में आप देखेंगे डेरिवेटिव में ट्रेडिंग, तो आप जो है इक्विटी में ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, उसके जो रिलेटेड चीज़ें होते हैं उससे जुड़े हुए से, जिसको हम कहते हैं ना कि फाव में मिल गया, टाइप ऑफ एडिशनल मिल गया, बोनस मिल गया, वो डेरिवेटिव है. तो जो कॉलोनीज हैं, जो कॉलोनियल स्टेट रहे हैं, जहाँ पे किसी ने शासन किया है इंडिया सब में, वहाँ नेशनलिज्म जो है कोई ओरिजिनल डिस्कोर्स नहीं है. जहाँ नेशन की जो, ये बेसिकली इसका आंसर है पार्था चटर्जी, जो ये कहते हैं कि यदि आप इंडिया में पूछो उस समय में जब अंग्रेज रहते थे कि देश का क्या मतलब है, नेशन, तो कोई बोलेगा कि हमारी जाति हमारा देश है, कोई बोलेगा हमारा लैंग्वेज हमारा देश है. देश कोई अपने गांव, अपने क्षेत्र को देश बोलेगा. कोई ये सोचना जैसे वेस्टर्न थॉट में
नेशन को जैसे इमेजिन किया जाता है उस टाइप का कॉलोनियल कंट्री में नहीं किया जाता। यही बात इनका कहना है डेरिवेटिव डिस्कोर्स पार्थ चटर्जी। इन्होंने बुक भी लिखा था नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड ए डेरिवेटिव डिस्कोर्स 1986 में, जिसमें जो मैं कह रहा हूँ उस टाइप की बातों को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ये बुक कई एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी 1960s में जो है यूएस में जब कंटेनमेंट थ्योरी लॉन्च की गई थी, उसका एक थ्योरेटिकल प्रोजेक्शन था जिसमें बहुत सारे थिंकर आते हैं, लूसियन पाई, डब्ल्यू रोस्टॉव, ऑर्गेन्स्की एंड मेनी अदर। वो ये कहते हैं पूरे दुनिया में कि मॉडर्नाइजेशन कैसे हो सकता है, ये जो पिछड़े समाज है, कॉलोनियल नेशन है, उसका वो तरीका बताते हैं। ऑफ कोर्स उसी तरीके से जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड आगे बढ़े थे, उसको मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहा गया। यदि आप यहाँ पे देखें तो एक थिंकर जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के क्रिटिक नहीं हैं, माय गॉड, ये ऑफ कोर्स ये हैं आशीष नंदी हैं। अब इन दोनों में आई एम यूजली कंफ्यूज, चेक कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बेहद कंफ्यूजिंग होते हैं। बट इतना समझ लीजिए कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के क्रिटिक होने का मतलब है कि ये मानना कि हर नेशन, हर कम्युनिटी, हर कॉम, हर सोसाइटी अपने तरीके से डेवलपमेंट या मॉडर्नाइज कर सकता है, ना कि आपके तरीके, आप मीन्स वेस्टर्न। हु फॉर्मुलेटेड द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री सेंटर्ड ऑन डिवाइन प्रोविडेंस, मतलब कि भगवान हैं और थियोलॉजी, धर्म, उसके बेसिस पे यदि आप देखें तो बरनी केवल जाते हैं, कौटिल्य बिल्कुल सेकुलर हैं, कबीर सेकुलर हैं, रमाबाई सेकुलर हैं, सब बरनी जो है जियाउद्दीन बरनी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में थे और फिरोज शाह तुगलक के टाइम में भी थे। तो बेसिकली उनका जो थॉट ये था कि जो नॉन मुस्लिम लैंड है लाइक इंडिया, उसमें कोई मुस्लिम शासक कैसे शासन करे, जहाँ की वो अपने धर्म, अपने रिलीजन का परचम भी फहराए इस्लाम का, लेकिन फिर भी सबको साथ लेके कैसे चले, जबकि जहाँ पे 90% हिंदू हैं, 10% ही मुस्लिम है। ये उनका जो बुक था वो थी, जिस बुक को फतवा ई जहनदारी कहते हैं। बेसिकली इसमें जो है हिदायत थे, नसीहत थी, एडवाइस थे उन किंग्स को जो कि मुस्लिम हैं और नॉन मुस्लिम लैंड पे शासन करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय महात्मा गांधी, कब क्या हुआ, यदि आप ये देखें, ऐसा भी आजकल क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो यदि इसमें आप देखें तो ये जो है प्रोटेस्ट अगेंस्ट एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, आपको पढ़ के लगेगा कि एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट ये इंडिया में तो हुआ भी नहीं होगा, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। और उस समय में तो गांधी जी क्वाइट यंग थे और पहला उनका मतलब 1903 से लेके और 1914 उधर तक वहाँ पे वो करते थे ये सब सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट एंड ऑल। तो फोर्स से जो है शुरुआत होनी चाहिए और फोर्स से शुरुआत एक ही की है, तो ये क्रैक हो गया। अब आप जो है बाकी मैच देख लीजिएगा और पढ़ भी लीजिए। विच बुक वॉज नॉट ऑथर्ड बाय सावरकर, तो ये आपको अच्छा ज्ञान देता है कि सावरकर के कौन कौन से बुक लिखे हैं। उन्होंने हिंदुत्व लिखा था 1923 में, मुझे याद आता है। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उन्होंने 1857 के विद्रोह करार दिया था, ये बुक भी लिखा था। 6 ग्लोरियस इपो ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इपो मतलब एरा इंडियन हिस्ट्री का, ये भी उन्होंने लिखा था। वी और आवर नेशन हुड डिफाइंड जो है MS गोलवाल्कर, जो कि बहुत ही फेमस RSS के थिंकर हैं, उनकी बुक है, ये सावरकर की नहीं। यहाँ ये याद रखिए कि सावरकर के थॉट पे जो है RSS जरूर बेस्ड है, लेकिन उन्होंने कभी RSS ज्वाइन नहीं किया, वो हिंदू महासभा के बहुत दिनों तक अध्यक्ष रहे थे। 48 देखिए, एजर्सन, अंबेडकर वॉज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास, जिसको आज हम दलित कहते हैं। ये बिल्कुल सही, आपको पता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी थे, अंबेडकर भी थे। अंबेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए लड़ रहे थे और गांधी जी एक यूनिफाइड इलेक्टोरेट के लिए। इस सेपरेट इलेक्टोरेट को 1985 के एक्ट में दे भी दिया गया, लेकिन गांधी जी ने आमरण उपवास का जो है या सत्याग्रह का फैसला किया कि ये मैं नहीं होने दूंगा। उनका मानना था गांधी जी का कि यदि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो हिंदू समाज पूरा कट जाएगा, भारत टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अंत में जो है अंबेडकर को मानना पड़ा, पूना पैक्ट होता है और फिर एक रिजर्वेशन दिया जाता है। तो जब आप डियर स्टूडेंट इस बात पे कई, यदि आप में से अगड़ी जाति को बिलोंग करते हो और सोचते हो कि ये पिछड़ी जातियां जो है उनको क्यों मिल रही, खास के दलित को रिजर्वेशन, तो याद रखना कि रिजर्वेशन से भी बड़ी चीज़ उनको मिल चुकी थी अंबेडकर जी की कृपा से या उनके विजन से, वो था सेपरेट इलेक्टोरेट।
लेकिन उसको त्याग करके उन्होंने एक रिजर्वेशन मांगा जो उससे छोटी चीज़ है। इसलिए कभी मत समझो, एक ऐतिहासिक जो फैक्ट है उसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और उसके पीछे और तर्क जो भी है, लेकिन ये भी एक तर्क है। ही वॉज इन एग्रीमेंट विथ गांधी, नो नॉट एट ऑल, तो ये गलत है। और यहाँ एक बात ध्यान रखो, मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि जो रीजन एजर्सन टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें दोनों ऑप्शन कभी सही नहीं हो, गलत नहीं होते, सॉरी, दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। इसलिए यदि रीजन गलत हो गया तो एजर्सन जरूर सही होगा और ऑप्शन जो है ए होगा, सी होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मतलब एक, यदि मेरा टिप्स ये है कि यदि रीजन एजर्सन टाइप में यदि एक स्टेटमेंट एजर्सन या रीजन आपको गलत मिल गया तो आपका काम एकदम आसान हो गया, क्योंकि तुरंत एक झटके से 4 में से एक आप चुन लोगे। लेकिन यदि दोनों सही है तब आपको कठिनाई है कि ए और बी में चुनना पड़ेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इन इंडिया रेफर्स टू, इसमें ये हुआ था कि जो नियर बाई हमारे कंट्री है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब से वहाँ जो रिलीजियस परसिक्यूशन से भगाए गए लोग हैं एक्सेप्ट मुस्लिम, इसी बात पे सब हंगामा हुआ, उनको इंडिया में सिटीजनशिप दी जा सकती है। मुस्लिम को चूंकि एक्सक्लूड किया गया था, इसको लेके काफ़ी हंगामा मचा। सो इट वॉज एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाई सर्टेन कैटेगरीज ऑफ फॉरेनर्स। सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट। द पाकिस्तान रिजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, जहां ये पहली बार लाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा कि 2 नेशन थ्योरी वो लाया जाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान। ये 1946 जो हुआ था लाहौर में, लाहौर डिक्लेरेशन में मोहम्मद इकबाल इसके पीछे थे और जिन्ना ने ये जो है 2 नेशन थ्योरी पॉलिटिकली जो है उसको एक्सप्लेन किया था। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक provisions for a contingency when the offices of both the president and vice president fall vacant। मान लीजिए एक ऐसा सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट, जैसे अभी जब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि प्रेसिडेंट का, भगवान ना करे ऐसा हो, प्रेसिडेंट की तबीयत इतनी खराब हो जाए कि वो प्रेसिडेंट का काम नहीं कर पाए, और अभी आज के डेट में कोई वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो कौन जो है प्रेसिडेंट का काम करेगा। तो ये बातें कहाँ लिखी गई है, तो ये आर्टिकल 70 में लिखी गई है, जो ये कहता है कि यदि दोनों ही नहीं है तो पार्लियामेंट जो है वो फैसला करेगा कि उस समय में प्रेसिडेंट का कौन जो है काम करेगा। जनरली ऐसा पार्लियामेंट ऐसा करेगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको प्रेसिडेंट का चार्ज दे दिया जाए। ऐसा हुआ है, शायद पहले हुआ है, चेक कर लेना। हिदायतुल्ला जो है वो प्रेसिडेंट का उन्होंने चार्ज लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली ए कमिटी फॉर द लोअर हाउस। इसको स्टूडेंट इतनी अच्छी तरह याद करते हैं। जो एस्टीमेट कमिटी होती है, एस्टीमेट कमेटी बेसिकली क्या करती है कि कितना पैसा खर्च होगा किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, इसका लेखा जोखा रखती है। तो वो कमेटी में जो मेंबर होते हैं 100% जो है वो लोकसभा के होते हैं एस्टीमेट कमेटी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंग टू द कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। कंकरेंट लिस्ट वो है जिसमें कि राज्य और केंद्र दोनों जो है वो लॉ बना सकते हैं। लिस्ट 1 जो है वो सेंट्रल लिस्ट है जिसमें 100 सब्जेक्ट हैं। लिस्ट 2 जो है वो स्टेट लिस्ट है, उसमें जो है 61 जो है 61 सब्जेक्ट हैं। और लिस्ट 3 जो है कंकरेंट लिस्ट है, उसमें 52 जो है वो सब्जेक्ट हैं। उस 52 में से यहाँ यदि आप देखो तो फॉरेस्ट जो है वो दिखती है, जो कि कंकरेंट लिस्ट में है। यहाँ एक बात और याद रखनी है कि यदि तीनों ही लिस्ट में कोई सब्जेक्ट ना हो तो वो उस पर लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट को बनाने का अधिकार है, जिसको रेसिडुअल लिस्ट कहते हैं। जो लिस्ट है ही नहीं, लेकिन यदि कोई लिस्ट माना जाए कि इससे बाहर है तो उसमें पार्लियामेंट का हक बनता है। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हमें कंकरेंट लिस्ट में दिखते हैं वो है एजुकेशन, मैरिज एंड डाइवोर्स, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, ट्रेड यूनियन, लेबर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि यदि कंकरेंट लिस्ट में किसी सब्जेक्ट पे यदि सेंटर ने भी कानून बना दिया, मतलब पार्लियामेंट ने और स्टेट लेजिस्लेचर ने भी, तो सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, वो ऊपर रहेगा। मैच इसमें आसानी से कर सकते हैं क्योंकि 7th अमेंडमेंट जो है एक लैंडमार्क अमेंडमेंट था 1956 में, जिसमें स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये तो ए बी जो है 4 के साथ जाएगा, और यहाँ देखिए 50-50 गेम आप खेल लेते हैं, तो उसके बाद एक से आपका काम हो जाएगा। यदि ए में चलिए, फर्स्ट अमेंडमेंट आपको पता है नेहरू जी लेके आए थे 1951 में। उस समय में पार्लियामेंट बनी भी नहीं थी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही जो है ट्रांजिशनल पार्लियामेंट का रूप ले लेती है, और उसमें जो है थोड़े फंडामेंटल राइट और प्रॉपर्टी को डाइल्यूट किया जाता है, 9th शेड्यूल जोड़ा जाता है।
तो एडिशन ऑफ 9 शेड्यूल इसके साथ जाएगा और इससे ये हो जाता है आपका क्रैक। बाकी को मैच कर लीजिएगा तो उससे आगे आपको फायदा होगा। इंडिया वॉज डिस्क्राइब्ड ए वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट, एक समय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेट दिखेगी यदि इंदिरा गांधी शासन कर रहे हैं, उसी टाइम में यदि मनमोहन सिंह कर रहे हैं तो वीक स्टेट दिखेगी। इस टाइप का अभी मोदी जी शासन कर रहे हैं तो कई बार स्ट्रॉन्ग स्टेट दिखती है, लेकिन कई बार हिस्ट्री में वीक स्टेट भी दिखी है। वीक स्टेट जो कि सबकी बात मान लेता है, जो बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव नहीं होता है, जो अपने लॉ कानून को मनवा भी नहीं पाता है, कानून को पीछे लेना पड़ता है, लाइक दैट, उसको वीक स्टेट कह सकते हो। उसको सॉफ्ट स्टेट जो है गुनार मैर्डल ने कहा था। तो इस टाइप की बात जो है बहुत पहले की एक बुक है 1987 की, लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ, परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट, उसमें ये दोनों दंपति लिखते हैं, सुजैन एंड लॉयड रुडोल्फ, की इंडिया जो है एक कभी जो है वीक स्टेट दिखता है, कभी स्ट्रॉन्ग स्टेट दिखता है। यहाँ पे ये जो इसमें गुनार मेडल आए हैं जिन्होंने सॉफ्ट स्टेट लिखा है, एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, यहाँ फ्रेंसाइन फ्रेंकल आती हैं जिन्होंने लिखा है इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी 1947 टू 1977 द ग्रेजुअल रिवॉल्यूशन, और यहाँ पे अचिन बनायक दिखते हैं जिन्होंने लिखा है द राइज ऑफ हिंदू अथॉरिटेरियनिज्म, सेकुलर क्लेम्स एंड कम्युनल रिलेशन। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो कई एग्जाम में पूछा जाता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो 1973 के केशवानंदा भारती केस से निकलती है, वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आता है, ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है, ना कोई एक्ट पास होता है। सो इट इज नथिंग बट एडजुडिकेशन, लीगल एडजुडिकेशन या लीगल इंटरप्रिटेशन या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से जो है इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आती है। राइट टू एजुकेशन क्या है? एक फंडामेंटल राइट है 6 से 14 साल के बच्चे का अंडर 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। इंडियन एग्रेरियन इकोनॉमी डिस्क्राइब किया गया था बुलॉक कार्ट कैपिटलिज्म। जब 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, तो वहाँ के जो किसान होते हैं वो अचानक से अमीर होते हैं, वो ट्रैक्टर पे चढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी जो है वहाँ बैलगाड़ी भी चल रही होती है और एक साथ ट्रैक्टर भी चल रहा होता है, और किसान इतने अमीर हो जाते हैं कि वो हेलीकॉप्टर से भी चल सकते हैं। इस टाइप की इकोनॉमी को अगेन वही लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ ने बुलॉक कैट कैपिटलिज्म कहा था, बैलगाड़ी वाली कैपिटलिज्म, लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट स्टेट इन इंडिया? सबसे लेटेस्ट स्टेट कौन है? इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। 2014 में बनती है तेलंगाना, और उसके बाद आज तक कोई स्टेट बनी ही नहीं है। इनफैक्ट उसके बाद एक स्टेट जो है विलीन जरूर हुई है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, अब वो JNK गायब हो चुकी है। अब ये 2 यूनियन टेरिटरी बदल गई है, एक का नाम है JNK और दूसरे का नाम है लद्दाख। तो तेलंगाना इज द न्यूएस्ट स्टेट इन इंडिया 2000। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये हमारे आर्टिकल 1 है, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इस पर भी इतनी विवाद होती है, राहुल गांधी जी ने कह दिया कि यूनियन ऑफ स्टेट है, इसलिए एक तरीके का ये जो है अलग टाइप का नेशन है ना ऑल। इसका मतलब यही होता है कि ये ट्रू फेडरल स्टेट नहीं है। मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि दिस इज नॉट ए ट्रू फेडरल स्टेट बट यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें स्टेट जो है वो टूट फूट सकते हैं, डिस्ट्रक्टेबल है, लेकिन जो यूनियन है वो डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, सेंटर डिस्ट्रक्टेबल नहीं है। Which of the following statement is true? फाइनेंशियल इमरजेंसी, चलो इसको ऐसे ही बता देता हूँ, आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र है। आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी गॉड सेक नहीं लगनी चाहिए, वॉज नेवर डिक्लेयर्ड इन इंडिया। Which of the following is not a constitutional office post? अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में दिखते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। एडवोकेट जनरल जो है आर्टिकल चेक कर लीजिएगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो अटॉर्नी जनरल के जैसे स्टेट में होते हैं। CAG जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 में दिखते हैं। सॉलिसिटर जनरल जो सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं अभी तुषार मेहता है मुझे लगता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मतलब होता है ऐसे पोस्ट जिनका जिक्र किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में है, इसका जिक्र नहीं है। मणिपुर कब इंडियन यूनियन का पार्ट बनता है? ये 1949 में एक मर्जर एग्रीमेंट होती है जहां महाराजा जो मणिपुर के होते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में एक ट्रीटी ऑफ एक्सेशन सॉर्ट ऑफ कह लीजिए वो ज्वाइन करते हैं, और मणिपुर बाद में मणिपुर मुझे लगता है 1956 में एक यूनियन टेरिटरी बनता है और 1972 में फुल फ्लेजेड स्टेट।
इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से, ये हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं, घिसा पिटा क्वेश्चन है आयरलैंड से। तो इसी से ये समझ लीजिए इंडिया ने कहाँ से क्या लिया। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, ये हमने यूएसए से लिया है। कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फेडरलिज्म का मॉडल हम लोगों ने कनाडा से लिया, और ब्रिटेन से तो हम लोगों ने इतने सारे चीज़ लिए हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज, ये सब हम लोगों ने जो है वो ब्रिटेन से लिया है। द ऑथोरिटी टू डिसाइड वेदर ए मैटर फॉल्स अंडर रेसिड्यूअरी पावर और नॉट रेस्ट्स विथ। अब ये चीज़ की अभी आपको मैंने बताया ना, 7th शेड्यूल जो है उसमें 3 लिस्ट है, 1, 2, 3, लेकिन ये चीज़ की कोई आइटम जो है वो इन तीनों में नहीं है, तो रेसिड्यूअरी में जाएगा। यदि कंफ्यूजन हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है एम्पायर है, एम्पायर तो इंडिया में एक ही है जो डिसाइड करती है कि ये रेसिड्यूअरी पावर में जाएगा ही नहीं। यदि ये रेसिड्यूअरी लिस्ट में चला गया तो कौन होगा उस पर लॉ बनाने का अधिकारी? अभी मैंने आपको बताया, याद है आपको? यस, दैट इज पार्लियामेंट। एक बात और याद कीजिए जो कि कई बार पूछा गया है कि जब अंग्रेजों का शासन था और एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तब रेसिड्यूअरी पावर पे लॉ बनाने का अधिकार किसको था? गवर्नर जनरल को। इन टर्म्स ऑफ नेशनल बजटिंग, व्हाट आर मेरिट सब्सिडी? मेरिट सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी मतलब क्या होता है? जबकि आप किसी को कुछ हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ काइंड और कैश, जैसे कि 5 किलो जो अनाज दिया जा रहा है गरीबों को, सब्सिडी है। किसानों को जो किसान सम्मान निधि में पैसे दिया जा रहा है, सब्सिडी है। लाडली बहना में जो औरतों को दी जा रही सब्सिडी है, लेकिन कई बार पैसे के बदले हम गैस सिलेंडर देते हैं उज्ज्वला स्कीम में एंड ऑल, तो वो भी जो है सब्सिडी है। तो सब्सिडी ऐसी सब्सिडी है, मेरिट सब्सिडी, जो मेरिट गुड्स के लिए दी जाती है, जैसे एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, रिन्यूएबल, ऐसे से समाज का भला होता है। सो दो सब्सिडी दैट एक्सपैंड सोशल गुड्स, गुड, मेरिट गुड विच बेनिफिट सोसाइटी एज ए होल, ऐसे सब्सिडी को मेरिट सब्सिडी कहते हैं। वेरी गुड डेफिनेशन याद कर लीजिए, स्टार क्वेश्चन। द ट्रिनिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू, ये भी एक स्टार क्वेश्चन है। इसको गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। 14, 19, 21, जो 14, 19, 21 जो है 14, 19, 21, ये मनेका गांधी केस जो आया था 1978 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था। उन्होंने कहा था कि इन तीनों फंडामेंटल राइट को एक साथ पढ़ना चाहिए किसी केस में। ऐसा नहीं है कि आप अलग से आर्टिकल 21 को पढ़ लेंगे तो आप न्याय दे पाएंगे, उसको 19 और 14 के साथ पढ़िए। दैट वाज कॉल्ड द ट्रिनिटी, गोल्डन ट्रिनिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 14, 19, 21। बॉम्बे प्लान 1944 का क्या था, मैं ऐसे ही बताता हूँ, ये बहुत ही फेमस है। इंडिया में इसको साइट किया जाता है कि देखो बिजनेस हाउसेज ने कहा था, प्राइवेट बिजनेस हाउस, की प्लानिंग आनी चाहिए। आपको पता है कि इसके कुछ ही साल बाद 1950-51 में नेहरू जी ने प्लानिंग कमीशन बनाया। इसमें बेसिकली ये हुआ था कि उस समय के बड़े बड़े जो घराने थे, टाटा बिरला जैसे, वो बॉम्बे में बैठ के उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक जो है प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल लाना चाहिए, जहां बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जिसमें कि इतना पैसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर ना तो रिस्क ले सकती है इन्वेस्टमेंट का, ना कर सकती है, उसको गवर्नमेंट को करना चाहिए और बाकी प्राइवेट सेक्टर में करे, मिक्स्ड इकोनॉमी लाना चाहिए। उसी मॉडल पे जो है बाद में इंडिया में प्लानिंग किया गया, मिक्स्ड मॉडल। सो इट वाज ए प्रपोजल फ्रॉम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसको मैच करने में आपको एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मिलता है, वो है कि सी राजागोपालाचारी, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के, इंडियन, अदरवाइज पहले तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, लेकिन वो तो अंग्रेज थे, पहले इंडियन जो बने गवर्नर जनरल। और क्यों गवर्नर जनरल बने थे? जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, तब तक इंडिया पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय में इंडिया में गवर्नर जनरल नाम का जो इंस्टीट्यूशन था, वो किंग या क्वीन जो इंग्लैंड के होते थे उसको वो रिपोर्ट करता था, जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल करते हैं। पहले गवर्नर जनरल जो इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के बने, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि लास्ट वायसराय भी थे। बाद में उनको हटा करके एक इंडियन को बनाया गया, वो है राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी ने एक टर्म कॉइन किया था, लाइसेंस परमिट राज, जिसको कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से हटाया गया। तो ए का 2 से देखिए आप ये इसको क्रैक कर लेते हैं, एक्चुअली ये वंडरफुल है। उसके बाद तो आप मैच कर लीजिएगा। अरुणा रॉय जो है बहुत फेमस रही हैं MKSS एंड राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए। गौरवाला कमेटी वाज द फर्स्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन 1951। कई एग्जाम में पूछा जाता है
तो एलसी जैन विल गो फॉर ग्रास रूट गवर्नेंस। क्या किया था उन्होंने? कोई एलसी जैन कमेटी होगी, देख लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड पंचायत कैसे है? अब ये एक इतनी बड़ी आयरनी है, जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था उसमें लिख दिया गया था कि ये सब पावर पंचायत को होंगे, लेकिन ये सब स्वतः नहीं होंगे, ऑटोमेटिक नहीं होंगे, जितना स्टेट लेजिस्लेचर उनको दे उतना ही होगा। इसका मतलब है डिफाइंड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी उतनी ही पावर पंचायत को मिलेगी। ये एक सिंगल प्रोविजन जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का था, लोग कहते हैं उसने पंचायत को पंगु बना दिया, क्योंकि कौन अपने से जो है अपना पावर काट के पंचायत को देता है? कौन? स्टेट, कोई नहीं। What serves as an instrument of judicial control over executive? जो मंडोमस होती है, मंडोमस मतलब वी कमांड, जिसमें कि जुडिशरी कहती है एग्जीक्यूटिव को कि कानून के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए, इंक्रोचमेंट हटाओ, नाला बनाओ, शहर का को सुरक्षित रखो, ये काम करो, तो ये जो है मंडोमस है, उसी के थ्रू जो है जुडिशियल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? इसमें से देखें, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में निहित है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक में, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में है, लेकिन राइट टू फूड जो है ऐसा कोई राइट फंडामेंटल नहीं है। राइट टू फूड के हमको खाना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। हमें एनएफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2013 में हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, बस एक तरह का लीगल राइट है गरीबों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ I2U2? I2U2 जो है, जब क्वाड बनी उसके कुछ साल बाद जो है वो वेस्टर्न क्वाड बनी वेस्ट एशिया में, जिसके 4 मेंबर हुए। I2 मतलब कि 2 I से शुरू होते हुए इंडिया एंड इजराइल, ये 2 I थे, और 2 U थे, USA एंड UAE, ये 4 मिलके इन्होंने जो है I2U2 बनाया। वैसे ही भरी हुई पड़ी हुई है, तो इसमें से मेंबर जो है यूके नहीं था। बाद में उसी टाइप की एक बनी यूकस, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ए कहीं पे इसमें आएगा, आकुस या ए यूके यूएस, आकुस। ओके, ये क्वाड टाइप का ही था, इसमें कि 3 केवल मेंबर थे, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। अंडर इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया को कौन कौन से रिवर के पानी का एक्सक्लूसिव राइट मिला? अभी आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में कितना ये कंट्रोवर्शियल हो गया। इंडिया ने जो है इंडस वैली ट्रीटी जो थी उसको उन्होंने निरस्त कर दिया, मतलब कि सस्पेंड कर दिया, हम नहीं मानेंगे। वो ट्रीटी जो 1960 में वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन से होती है, उसमें इंडिया को मिलता है रावी, ब्यास और सतलज का पानी, पाकिस्तान को मिलता है चेनाब एंड झेलम एंड इंडस का पानी। तो आप टिक मार लीजिएगा, रावी, ब्यास, 2, 3, 5। सो 75 देखिए, द मेन पर्पस ऑफ द इंडस श्रीलंका एकॉर्ड जो है, इंडस श्रीलंका एकॉर्ड 1987 में राजीव गांधी और प्रेसिडेंट जयवर्धने के बीच में होती है। जयवर्धने को उस समय में लोमड़ी कहा जाता, सियार कहा जाता था डिप्लोमेटिक सर्कल में। लोग कहते हैं उन्होंने भोले भाले राजीव गांधी को फंसा लिया, क्योंकि इंडिया में तमिल बहुल हैं, मद्रास में उनकी सिंपैथी थी। जो तमिल और सिंघली में जो लड़ाई चल रही थी अमेरिका और श्रीलंका के पॉलिटिक्स में, सदियों से एक घोर लड़ाई चल रही थी। और जाफना जो है श्रीलंका के जो नॉर्थ में जो इलाका है जाफना, वहाँ पे तमिल लोग उन जंगलों में बहुत स्ट्रांग थे, और राजीव गांधी तैयार हो गए कि हम वहाँ अपनी सेना भेजेंगे और तमिलों को हथियार डलवाएंगे। ऐसा कभी हो नहीं पाया, तमिल उनके दुश्मन हो गए। अंत में उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। श्री पेरम्बदूर की जो सभा थी वहाँ पे एक तमिल ने ही उनकी जान ले ली। तो ये श्रीलंका एकॉर्ड जो है हमारे लिए बहुत ही दुखद जैसी बात इंडिया के लिए। नॉन अलाइनमेंट 2.0 जो अभी की नॉन अलाइनमेंट है, इट सिग्निफाइज मल्टी अलाइनमेंट, जो इंडिया कहती है कि हम एक अलाइनमेंट नहीं किसी के साथ जा सकते हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो इंडिया अपनाना चाहती है, जिसपे कि ट्रंप आंखें तरे रहे हैं। एंड मल्टीलैटरलिज्म, यूनिलैटरलिज्म नहीं, बायलैटरलिज्म नहीं, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे आपको 5 प्रिंसिपल यदि पंचशील के पहले ही जान लीजिए तो इस आंसर को देखते हैं, पढ़ लीजिए। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, जो कि निहित है फर्स्ट में, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सो म्यूचुअल नॉन एग्रेशन है, नॉन इंटरफेरेंस भी है, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट भी है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी है। तो इसमें कौन सा नहीं है? आई डोंट नो।
सो इसमें म्यूचुअल कोऑपरेशन वर्ड कहीं पे नहीं है। ओके, इस टाइप के नहीं पूछना चाहिए, इनको बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिए। द पार्टीज ऑफ द सर क्रिक डिस्प्यूट जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो रान ऑफ कच्छ है उसमें जो है एक वाटर की डिवाइड लाइन होती है, वो तो सॉल्टी मार्सी लैंड है, वो सर क्रीक कहते हैं, वो पाकिस्तान कहता है हमारी तरफ है, इंडिया कहता है हमारी तरफ है, इंडिया एंड पाकिस्तान। द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू पे एन ऑफिशियल विजिट इन इजराइल, जो मैं खोज पाया इंटरनेट से, वो हैं मोदी जी। आप इसको 2017 में ये पहले प्राइम मिनिस्टर। आपको पता होना चाहिए कि इजराइल को कई दशकों तक इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका की तरह ट्रीट करता था, क्योंकि हम फिलिस्तीन के दोस्त थे। यासर अराफात और इंदिरा गांधी में पर्सनल दोस्ती थी, और हम ये मानते थे कि इजराइल ने फिलिस्तीनी को वंचित किया है उनके स्टेट, उसके नेशन से, इसलिए इजराइल के साथ हमारी दोस्ती नहीं थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद इजराइल और इंडिया काफ़ी करीब आए, तो मोदी जी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट देम, पे ए विजिट टू इजराइल इन 2017। कलर रिवॉल्यूशन किसको रेफर करता है? कलर रिवॉल्यूशन जो है जनरली जो सोवियत संघ के अंदर जो 15 रिपब्लिक थे, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी की लड़ाई हुई, उसमें जो वो लड़ाई तो बेसिकली लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने की थी। अधिकतर उसमें न्यू मिडिल क्लास थे, स्टूडेंट थे, लेबर क्लास भी थे, वो सब सड़कों पे आए। उन्होंने जो है कलर को अपनाया, कोई जो है ब्लू कलर, कोई फूल फ्लावर सिंबल ऐसे, इसलिए उसको कलर रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। जैसे रोज रिवॉल्यूशन जॉर्जिया में होती है, ऑरेंज रिवॉल्यूशन यूक्रेन में होती है, ट्यूलिप रिवॉल्यूशन किर्गिस्तान में होती है, जीन्स रिवॉल्यूशन बेलारूस में होती है, एंड जैस्मिन रिवॉल्यूशन अब इधर ट्यूनिसिया में। मैंने कई जगह बताया। सो कलर रिवॉल्यूशन मोस्टली रेफर टू सिविलियन अपराइजिंग इन फॉर्मल सोवियत रिपब्लिक। ये कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, रेसिज्म अपार्थाइड के अगेंस्ट नहीं था, बल्कि ऑथोरिटेरियन रेजिम जो सोवियत रिपब्लिक का था वहाँ से शुरुआत हुई थी। और जिसको हम अरब स्प्रिंग कहते हैं, जब जो अरब वर्ल्ड में 2011 में जो ऑथोरिटेरियन रेजिम के अगेंस्ट में जो लोग सड़कों पे आ गए थे, उसकी शुरुआत भी एक कलर रिवॉल्यूशन से होती है, जैस्मिन रिवॉल्यूशन इन ट्यूनिसिया। यूएनपीओ क्या है? तो ये तो मैं भी आपके थ्रू आज मैं जान पाया। इस ऑर्गेनाइजेशन को द अनरिप्रेजेंटेड नेशन एंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे लोगों के लिए यूनाइटेड नेशन की संस्था लगती है, यूएन शायद बैक्ड होगी, जो कि जिनको अपना कोई नेशन नहीं है, अपना कोई स्टेट नहीं है, जैसे फिलिस्तीन है, कर्ड है, ऐसे। सो एक ग्रुप ऑफ नेशन नॉट रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट, शायद इसको तो इसको और पढ़ लीजिएगा, वेग क्वेश्चन। द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ऑफ कोर्स ह्यूगो ग्रोटियस को माना जाता है। ये डच पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जिन्होंने जस्ट वॉर थ्योरी और मेनी अदर थ्योरी जो इन्होंने दिया है, तो ये फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ माने जाते हैं। द व्यू दैट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पोर्ट्रेज फेज ऑफ पोस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पहले तो ये समझिए कि पोस्ट इंटरनेशनलिज्म क्या है, इन द व्यू ऑफ होम, जेम्स रोसेनाउ। सो जेम्स रोसेनाउ कहते हैं कि ये एक ऐसी वर्ल्ड है जो कि कोल्ड वॉर के अंत होने के बाद उन्होंने दुनिया को देखा, जो कि यूनिसेंट्रिक नहीं है, बाई सेंट्रिक नहीं है, एक दो आइडियोलॉजी में बटी हुई है, मल्टी सेंट्रिक है, जिसमें जो जो तोड़ देती है ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक मॉडल को। उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ एक्टर्स हैं, उसमें एमएनसीज और जो ग्लोबल ओपिनियन लीडर और इन सब बिजनेस हाउसेज और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का काफ़ी दखल हो जाता है। उस टाइप का जो वर्ल्ड है वो पोस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उनको उन्होंने कहा जेम्स रोसेनाउ को। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। उस किताब का नाम था टर्बुलेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ए थ्योरी ऑफ चेंज, 1919 में, रोसेनाउ। Which of the following jurisdiction of the International Court of Justice has been wrongly listed? ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, आगे इसको आपको पढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, उसमें से एक आता है। उसको जो जुरिस्डिक्शन है वो ट्रांसफर जुरिडिक्शन है, जो पहले से जो आ रही थी, शायद इंटर ट्रस्टीशिप उससे कुछ लिया है उन्होंने, या जो उस टाइप की संस्था जो लीग ऑफ नेशन में थी। इसको कंपलसरी जुरिडिक्शन है, वॉलंटरी जुरिडिक्शन है, लेकिन अपीलेट जुरिडिक्शन नहीं है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में है ना कि आप यहाँ से अपील कर सकते हो, कोई ऐसा कोर्ट नहीं है जिसका अपील जो है वो आईसीजे में जाता है। इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा। द व्यू दैट देयर आर नो रिलेशन ऑफ पावर विदाउट रेजिस्टेंस, मतलब कि हर पावर रजिस्ट किया जाता है, कोई पावर का कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता है जिसमें केवल पावर अप्लाई किया जाए विदाउट रेजिस्टेंस। ये कहने वाले फूको थे। इनफैक्ट फूको ने कई एस्पेक्ट बताए हैं
पावर के पावर नॉलेज में नेक्सस होता है, पावर रिलेशनल होता है, पावर ओमनी प्रेजेंट होता है, वो उस तरीके से पूरे समाज में स्कूल से लेकर के क्लिनिक और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, बाजार, हर जगह फैला हुआ है, जैसे हमारे शरीर में कैपिलरी जो रक्त की होती है, इस टाइप की बात भी उन्होंने कहते हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि पावर कभी एक डायरेक्शनल नहीं होता है, वन डायरेक्शनल, ये ऑलवेज कंटेस्ट किया जाता है, रजिस्ट किया जाता है। पारा डिप्लोमेसी किसको बोलते हैं, जो कई इंडिया में कई जो है नेशन स्टेट, कई स्टेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है आज, जबकि मोदी जी चाइना में हैं और चाइना के साथ हमारी एक तरीके की निकटता थोड़ी सी हुई है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स, जहां ट्रंप ने अजीब सी हरकत की है हम भारतीयों के साथ में। तो ठीक है, भारत, चाइना और रूस करीब आ रहा है, अच्छी बात है, अमेरिका को भी सोचना होगा। उस संदर्भ में ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार हो जाता है कि वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी किसके साथ एसोसिएटेड है। इनफैक्ट ये वैसे तो इसका आंसर चाइना है, लेकिन ये एक तरह का पेजोरेटिव वर्ड है, मतलब कि चाइना को एक तरीके से नीचा दिखाने की जो वेस्टर्न वर्ल्ड की है कि उनको वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहते हैं। आपको वुल्फ, आपको पता है क्या होती है, भेड़िया जो होती है, और उस टाइप का डिप्लोमेसी जिसमें कि एक एग्रेसिव चाइना दिखता है, एजर्टिव है, कन्फ्रंटेशनल है, नेशनलिस्टिक स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी अंडर जी जिनपिंग। ये ऑफ कोर्स जो है वेस्टर्न नजरिए से है, और इसका थोड़ा सा खामियाजा भारत को ही भुगतना पड़ा जब गलवान वैली में वो उलझ पड़े उनके सैनिक हमारे सैनिकों से। तो वो भी वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का एक तरह का पार्ट था कि एजर्टिव। एक यहाँ पे एक टर्म आप लोग और जान लीजिए, इसको सलामी टैक्टिक्स कहते हैं, सलामी टैक्टिक्स। ये चाइना, ऐसा माना जाता है कि बॉर्डर में, जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर है, तो वहाँ पे ये करते क्या है कि बहुत धीरे धीरे ये जो है आप पर आपकी ज़मीन को हथियाएंगे। मतलब पता लगा 6 महीने में इनकी सेना घूमते हुए यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच गई, और पता लगा 4 साल के अंदर इसने ये ज़मीन हथिया लिया। तो सलामी मतलब कि जैसे कि वो थोड़ा थोड़ा करके जो काटते हैं ना, उसको सलामी कहा जाता है। तो उस टाइप की टेक्निक भी अपनाते हैं। ऑफ कोर्स चाइना के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि ट्रंप महोदय की कृपा से इंडिया और चाइना थोड़े करीब आ रहे हैं। आई डोंट नो इसका क्या नतीजा आगे निकलेगा। Who among the following has promoted the idea of a green imperialism? ग्रीन इंपेरियलिज्म का मतलब होता है कि इन्वायरमेंटल इंपेरियलिज्म, जहाँ पे कि वेस्टर्न वर्ल्ड या कोई भी वो एंटिटी जो है एक तरीका का नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो ये कोई भी जो है इकोलॉजी का जो पक्षधर होगा वो कहेगा, यहाँ वंदना शिवा दिखती हैं जो कि एक इको फेमिनिस्ट हैं, वेरी फेमस इंडिया की, उनका ये कथन है ग्रीन इंपेरियलिज्म। विपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है ऐसे विपन जो कि मतलब पूरे कौम का खात्मा कर दे, पूरे शहर को तबाह कर दे, जैसे एटॉम बॉम्ब है। तो लेकिन उसके अलावा केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन भी विपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD के अंदर शॉर्ट में आते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट ऑल ऑफ द एबव यदि है तो ऑलवेज मैं कहता हूँ कि उसको गौर करो, ज़्यादा चांस होता है कि वही सही हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पेसा से रिलेटेड है। पेसा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। मतलब जो 73rd जो अमेंडमेंट हुई थी वो उसी में लिखा हुआ था कि ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल एरिया पे लागू नहीं होगी। बाद में एक कमेटी बैठी, उसका नाम था दिलीप सिंह भुरिया कमीशन, जिसने रिकमेंड किया कि पंचायत का एक्सटेंशन जो है वो जो शेड्यूल एरिया 5th शेड्यूल एरिया है वहाँ भी होना चाहिए। उसके तहत 1996 में पेसा एक्ट बनती है और ये 5th शेड्यूल एरिया में चला जाता है। अभी भी पंचायत जो है 6th शेड्यूल के स्टेट में लागू नहीं है, उसमें अलग अलग तरीके के वहाँ पे अलग तरह की ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पे है, बट इन जनरल 73rd अमेंडमेंट वहाँ पे लागू नहीं होती है। कौन से 6 शेड्यूल स्टेट हैं वो देख लीजिएगा। असम के कुछ पार्ट हैं, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड, चेक कर लीजिएगा। 4 स्टेट जो हैं वो 6 शेड्यूल स्टेट के अंदर आते हैं, पार्ट और या फुल। द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो फ्रेडरिक्स ने दिया था, फिजिक्स से इन्होंने लिया था। फिजिक्स में एक प्रिज्म होता है, एक तिकोना ग्लास का टुकड़ा, उसमें यदि लाइट का एक लाइट को गुजारे ना तो वो 7 भाग में बढ़ जाती है, और यहाँ पे आपको 7 कलर जो है वो रेनबो टाइप की दिखेगी आउटपुट पे। इसको प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी उसी टाइप की सोसाइटी है जो ट्रांजिशन में है,
मतलब जहाँ पे कि अब रंग बदल रहा है, जो कि डेवलपिंग हो, मतलब अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड हो रही है, जहाँ पे कि सोसाइटी जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग काम करने लगे हैं, इस टाइप की बात। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस पे बेस्ड है, जो कि इन्होंने टैलकट पार्सन से लिया है, जो मैंने आपको बताया फंक्शनलिज्म के एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में ये कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कई सारे स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर सोशल साइंस में कहा जाता है पैटर्न सोशल रिलेशन या पैटर्न सोशल बिहेवियर को। तो वो जो है जैसे कि फैमिली, मैरिज, ये सारे जो इंस्टीट्यूशन जो हैं वो स्ट्रक्चर है समाज के। इवन कास्ट भी जो है एक स्ट्रक्चर है, आपके स्कूल कॉलेज भी एक स्ट्रक्चर है, उसको आप पैटर्न सोशल बिहेवियर के तौर पे भी ले सकते हो, या पैटर्न सोशल रिलेशन। तो हर स्ट्रक्चर जो है कुछ फंक्शन के लिए बना होता है, इसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहते हैं। और प्रिज्मेटिक सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे कि घालमेल है, मतलब इस टाइप की घालमेल है जहाँ की एक ही स्ट्रक्चर कई फंक्शन भी करता है और एक फंक्शन के लिए कई स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो इस तरह की सोसाइटी का एनालिसिस है, लेकिन वहाँ की सोसाइटी का नॉर्मल एनालिसिस ना हो कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एनालिसिस है इन डेवलपिंग कंट्री। फ्रेडरिक्स ने अपने प्रिज्मेटिक सोसाइटी के थेसिस के लिए थाईलैंड, फिलीपींस और इवन इंडिया जैसे कंट्री का जो है अध्ययन किया था। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है, कई बार मैंने बताया है कि एक सबॉर्डिनेट के नज़रिए से है, उसका दुनिया में बस या ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बॉस है। ऐसा नहीं है कि एक सबॉर्डिनेट दो बॉस को रिपोर्ट करता है, B1 और B2, नो, उसका बस एक बॉस है। तो इसको यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। इसका उल्टा जो कॉन्सेप्ट है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, जहां बॉस के नज़रिए से देखो तो उसको कितने जो सबॉर्डिनेट हैं वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, S1, S2, S3, S4। इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं इस बॉस के नज़रिए से। सो यूनिटी ऑफ कमांड जो कि हेनरी फायोल ने दिया था 14 पॉइंट प्रिंसिपल में। Subordinate will have only one supervisor or boss. The major argument of neo-realism of Kenneth Walsh is that, ये घिसा पिटा क्वेश्चन है, नियो रियलिज्म को हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक सिस्टम के तौर पे देखता है। उस सिस्टम में जो है जो इंटरेक्टिंग नेशन स्टेट जो है वो उसके इंटरेक्टिंग पार्ट हैं। सो स्ट्रक्चर आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्टर। ये जो एनालिसिस करता है वो सिस्टम लेवल पे करता है। जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर है, जो कि एनार्किक है, वेरिएबिलिटी ऑफ पावर है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, सभी अपने अपने लिए अपना रिस्पॉन्सिबल हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर से ही वो सिचुएशन निकलती है जो सिचुएशन है। ये कहना है केनेथ वॉल्श का। तो स्ट्रक्चर आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्टर। यदि आप इसका उल्टा थ्योरी देखो, जो क्लासिकल रियलिज्म, तो वो एक्टर पे जो है ज़्यादा फोकस्ड है। लेकिन कई बार ऐसा फील होता है कि क्या ये सही है कि क्लासिकल रियलिज्म सही है। जब अभी हम लोग दुनिया को देखते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक एक्टर, डोनाल्ड ट्रंप, उसने पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को जो है बदल दिया है। तो क्या एक्टर इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है? डोंट नो। Which one of the following is not the core element identified with realism in international politics? तो इस रियलिज्म जो है स्टैटिज्म है, मतलब स्टेट सेंट्रिक है, पावर पॉलिटिक्स है, प्रूडेंस भी है, प्रैग्मेटिज्म भी है, लेकिन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस तो लिबरलिज्म के साथ जाता है, ये कभी भी रियलिज्म के साथ नहीं जाएगा। इनफैक्ट 3S से जो है हम दर्शाते हैं रियलिज्म को, स्टैटिज्म, सेल्फ हेल्प एंड सर्वाइवल। What are the essential feature of public goods? तो पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में फ़र्क आप समझ सकते हो। पब्लिक गुड PG, पब, एंड प्राइवेट गुड। ओके, सो पब्लिक गुड जो है वो है जिसको, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सड़क जो है एक पब्लिक गुड है, ये नॉन राइवलरस होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि यदि आप चल रहे हो तो किसी और के चलने का जो जो राइट है उसको आप हनन कर रहे हो, कोई भी चल सकता है। और ये नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी है इसमें, मतलब कि कोई एक्सक्लूजन नहीं है। नॉन एक्सक्लूजन कैसा फिनोमेना होता है, मतलब आप किसी को भी सड़क पे चलने से मना नहीं कर सकते हो। पब्लिक पास, सड़क, ट्रैफिक लाइट, ये सब जो है पब्लिक गुड है, जिसका कि कंजम्पशन सभी कोई करते हैं और कोई उसमें फ़ी भी जनरली नहीं होती है। जबकि इसके बदले यदि आप ऐसे समझो कि कोई प्राइवेट पार्क है जो कि केवल पैसा दे करके आप जो है मॉर्निंग वॉक ले सकते हो, तो वो प्राइवेट गुड हो जाती है। पब्लिक गुड जनरली जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है।
सो इसमें से देखा कॉमनली ओन्ड बाय द पीपल, तो जरूरी नहीं है, चूंकि यहाँ पे दो ही ऑप्शन सही है, तो सबसे अच्छा जो है नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी जो है ये सबसे सही है। तो 3 and 4 इज, क्योंकि वैसे तो इट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैनेज बाय पीपल और मैनेज और प्रोवाइडेड बाय पीपल। ये जो मैच करना है ये भी आसान है, क्योंकि इसमें से कई एजुकेशन की कमेटी है, लेकिन चलो बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि पंचायती राज की कमेटी थी, वैसे शुरुआत तो हुई थी डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉक लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन था या ब्लॉक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, उस पर इसकी कमेटी नेहरू जी ने बिठाई थी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जाएगा, तो सी का 4। और यहाँ पे देखो क्या मज़ेदार है कि इससे ये क्वेश्चन ही क्रैक हो जाता है, बाकी तो आप मैच कर लीजिएगा। इसमें जो फजल अली कमीशन है ये कितनी बार पूछा गया है, ये जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की कमीशन है, जिसमें कि फजल अली जो है वो चेयरपर्सन थे। इसमें दो और मेंबर थे, मिस्टर पनिकर थे और एक और देख लीजिएगा, कई बार तीनों मेंबर भी पूछे गए हैं। काका कालेलकर कमीशन भी कई एग्जाम में आता है। ये फर्स्ट जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन थी जो आर्टिकल 340 के बेसिस पे प्रेसिडेंट ने नियुक्त किया था। बाद में जो है मंडल कमीशन जो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आई, जो बहुत फेमस हुई। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बीपी सिंह ने इम्प्लीमेंट कर दिया था 1990 में। नीति आयोग में नीति क्या स्टैंड करती है? नीति जो है एक एक्रोनेम है। एक्रोनेम मतलब कि जब बहुत बड़े नेम को आप छोटा करके उसके कुछ वो कुछ लेटर को लेके बनाते हैं, उसको एक्रोनेम कहते हैं। नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है नीति। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज? तो सादिक अली है, एल.एम. सिंघवी है, पी.के. थुंगन है, अभी हम लोगों ने देखा बलवंत राय मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, लेकिन दिनेश गोस्वामी कमेटी इज ए वेरी फेमस कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म। यदि सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं जैसे वोटर आईडी कार्ड देना है, 2 से अधिक जगह पे एक कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकते हैं, जमानत की जो राशि है उसको बढ़ा दी गई, सब जो है वो दिनेश गोस्वामी कमेटी की ही रिकमेंडेशन थी। Who introduced the concept of incrementalism in context of rational decision making? ये क्वेश्चन बहुत ही घिसा पिटा है, बहुत बार आ चुका है एग्जामिनेशन में, स्टूडेंट इसको याद रखते हैं, चार्ल्स लिंड ब्लॉम। लेकिन इंक्रीमेंटलिज्म कहते किसको है, इसको समझिए। बेसिकली ये कहता है कि हमारी जो रैशनलिटी है वो बाउंडेड है, जो कि हर्बर्ट साइमन भी कहते हैं बाउंडेड रैशनलिटी, मतलब हमें बहुत अच्छी तरह पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। मतलब हम पीछे मुड़ के तो देखते हैं तो सब समझ में आता है, लेकिन आगे हमें बहुत ठीक से पता नहीं होता है। जैसे अभी यदि कोई इंडिया में सोचे कि हमें फॉरेन पॉलिसी कैसा करना चाहिए, तो ये कोई आसान नहीं होता है कि आप एकदम पूरा चेंज कर लो, अमेरिका को डंप करके और चाइना की तरफ चले जाओ। इट इज़ नॉट, वी आर नॉट श्योर कि क्या होगा। इकोनॉमी में भी ऐसे ही जो है, एक चीज़ को छोड़ करके दूसरी चीज़ की तरफ बिल्कुल चेंज हो जाना, मतलब आपका ट्रैक मान लो ऐसा चल रहा है और आपको कोई कहे कि आप ऐसा ट्रैक कर लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो नॉर्मली इंक्रीमेंटलिज्म कहते हैं कि हम जो पॉलिसी में यदि टाइम देखें, ये टाइम है, तो पॉलिसी ऑलवेज जो है ऐसे ऐसे चलती है, थोड़ा बहुत टिंकरिंग होती है, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि पॉलिसी एकदम पूरी तरह बदल दी जाती है, जैसे कि 1991 में हुआ, एकदम एक बिग जंप हुआ, एकदम जिसको कि बोलते हैं इक्विलिब्रियम टूट जाती है, पंक्चुएट हो जाती है और एक बहुत बड़ा सा पॉलिसी चेंज आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है। फिर उसके बाद से देखेंगे आप तो इकोनॉमी ऐसे ही चल रही है, तो इसको इंक्रीमेंटलिज्म कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो बजट है, जहाँ पे आप देखो कि पिछली बार जो बजट में जो पैसा किसी को मिलता है उसमें थोड़ी सी टिंकर की जाती है और फिर थोड़ा बढ़ा के घटा के जो है अगले साल पैसा दिया जाता है। सो चार्ल्स लिंडब्लॉम, इंक्रीमेंटलिज्म। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, ये पेपर बहुत बहुत नॉलेज देता है और बहुत ही अच्छा पेपर था, इसलिए भी मुझे मज़ा आया और मैंने काफ़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया। आई होप कि आप इसको गौर से 2-3 बार सुनोगे, 3-4 बार सुनोगे, और जो मैंने कहा है, लिखा कम है कहा ज़्यादा है, उसको अपने नोट में चेंज करोगे और आगे के एग्ज़ाम के लिए यूज़ करोगे। एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पे लाइव जो है मैं आपके साथ में क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, और क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल जो होती है एमसीक्यू, वो आप डेवलप करते हैं पूरे ग्रुप के साथ मिलकर के। दैट इज़ ए यूनिक एक्सपीरियंस यू कैन हैव। वो वैसे तो वो CUET PG के सिलेबस को लेके चलती है, लेकिन क्वेश्चन जो है UGC नेट और हर PG एंट्रेंस टेस्ट जो मेजर है उसके क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम, टेलीग्राम ID और मोबाइल नंबर भेजें इस मेल ID पे, POLSC help
इसमें इस पे मत जाइए कि ये कैप है या स्मॉल है, किसी में भी आप लिख सकते हैं gmail.com, gmail.com। इसका मैं स्पेलिंग छोड़ दे रहा हूँ, वो सबको जानते हैं, POLSC हेल्प, इस पर भेजें। यदि आप इंतज़ार कर रहे हैं UGC नेट के MCQ सीरीज़ का जो टेस्ट सीरीज होती है, तो वो 15 सितंबर से आने की पूरी संभावना है। इस तरीके से आप मुझसे बातें कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। खास करके आप टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लें, इस पर तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन रोज मिलेगी, और ट्विटर पे भी। चलिए मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।